अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। जनाब अली यहाँ हैं और आप वहाँ हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और बिल्कुल तवाना होंगे। एक्सरसाइज भी कर ली होगी यकीनन और दौड़ भी लगाई होगी और फिर सबको तैयार श्यार करवा के खैर आफियत के साथ रुखसत भी कर दिया होगा। और अब इंतज़ार होगा कि जनाब अली ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए कि जनाब और हम क्या क्या कर सकते हैं। रात भर की वो प्लानिंग जो आज हमने करनी होती हैं वो सारी प्लानिंग्स पर हमने आज काम करना है। और उससे पहले जो है कि घर के काम काज भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं और कहीं तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है जनाब अली, कहीं रौनकें हैं, कहीं खुशियाँ हैं और जनाब अली कहीं ऐसे मामलात भी हैं, लेकिन उन मामलात में हम आपके साथ साथ हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जनाब अली। अल्लाह ताला का सबसे पहले बेहद शुक्र अदा करेंगे उस परवरदिगार का। उस परवरदिगार ने हमें एक और दिन दिया और इस दिन को हमने खैर आफियत के साथ मुकम्मल करना है और अफो दरगुजर करना है और न सिर्फ बल्कि हमने खुशियों के साथ अपने लोगों के साथ साथ देते हुए आगे बढ़ना है, उनको सपोर्ट करना है। अगर आज आपका काम नहीं होता तो कोई मसला नहीं है साहब, कल हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आज औरों का अगर काम हो जाए तो समझ लें आपका काम बन गया है। तो आज चीज़ों को हम बढ़ाएंगे आगे और हम बात कर रहे हैं सूरत का जो नाम है यूनुस, सूरत यूनुस के ऊपर आज थोड़ा सा हम डिटेल आपको से शेयर करेंगे, बात करेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ही वो तन्हा कौम है जिसके सारे अफराद ने ईमान लाया था और अपने नबी की इंतबा की थी। चुनाचा उनकी फ़जीलत के तौर पर इस सूरत का नाम उन्हीं पर रखा गया है। फ़जीलत की अगर बात करें इसकी, सैयदा आयशा रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें कुरान मजीद की पहली 7 सूरतें सीख लें वो आलिम है। अच्छा, वो 7 सूरतें जो हैं उससे मुराद सूरह बकरा है, आले इमरान है। मैं आपको बता दूँ, अगर इसको लिख लें, अगर आपको मालूम है, अगर आप ये चीज़ें इसको पढ़ लें, वैसे तो ओवरऑल पूरा कुरान मजीद को आप जो है वो पढ़ लीजिए, रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो एक सिलसिला बन जाएगा और रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप होता रहेगा सिर्फ तर्जुमे के साथ अगर पढ़ेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आपको समझ में आती रहेगी ज़िंदगी मामला आगे हमारी हयात की ज़िंदगी आखिर क्या है। तो 7 सूरतों में जो है वो कौन सी है? पहली सूरह बकरा है, आले इमरान है, अल निसा है, अल मायदा है और सूरह इनाम है और सूरह अरफ़ है। ठीक है, अराफ है और यूनुस तो होगी ज़ाहिर सी बात। ठीक है, तो ये वो है, यानी कि मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। बकरा है, सूरह बकरा, आल इमरान है, अल निसा है, अल मायदा है, अल इनाम है, अल अरफ़ है, अराफ है और यूनुस इसमें होगी। अगर इसकी बात करें सूरत के आगाज़ और अख्ताम के मुताबिक, सूरत के आगाज़ में वही और रब्बानी हिकमत पर गुफ्तगू हुई है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा है कि ये हिकमत किताब की आयतें हैं यूनुस से। इसी तरह से सूरत का अख्ताम भी वही के तबा से रब्बानी हिकमत की तबा करते हैं पर हुआ। और इरशाद बारी ताला है कि इसमें तर्जुमा मैं आपको बताता चलूँ, और आप इसकी तबा करते रहें जो कुछ आपके पास वही भेजी जाती है और सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह फ़ैसला कर दें और वो सब फ़ैसले करने वालों में अच्छा होगा। इसीलिए वही इलाही की तबाही यही है कि हिकमत पोशीदा और यही बुनियाद और मतलूब है साहब। और अगर मरकज़ी नुक्ता इसमें थोड़ा सा देख लिया जाए तो उसमें ये है कि अल्लाह ताला हिकमत वाले के फ़ैसले और उसकी तकदीर पर ईमान लाना, और जो कि ईमान का एक रुकन भी है साहब। तो ये हमारी कोई बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर अमल पैरा होना बहुत ही ज़रूरी है साहब। क्यों ना हो ज़रूरी? क्योंकि ज़ाहिर है हम बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया और हमें वो अरकान भी बता दिए गए हैं, तरीक़ेकार भी बता दिए गए हैं जिस पे अमल पैरा करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत से बनाते हुए आगे लेके जाना है और अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामना है। माज़रत के साथ कि आज के हम दौर में दुनियावी चीज़ों में इतने मशगूल हो चुके हैं कि हमें नहीं मालूम साहब कि हमें क्या करना है। हम औरों के साथ जुड़ने लग गए हैं अपने मामलात बनाएं, अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मामलात अगर बढ़ाने हैं तो उस रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़ जाइए दिल के साथ। यहाँ से आपका सिलसिला अगर बन गया साहब तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। तहज्जुद की नमाज़ में आप अकेले बैठिए और उससे रुजू कीजिए, बात करें जिस तरह आप अपने पेरेंट्स से बात करते थे, अपने अब्बू से बात, अपनी अम्मी से बात करते हैं कि आज अम्मी, बचपन में हम कहते थे ना कि अल्लाह अम्मी वो मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, अबू आज मुझे फ़लाँ चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मुझे मेरी फ़लाँ असाइनमेंट है, मुझे कुछ चीज़ें दरकार हैं, या अबू आज मुझे
फ़लाँ चीज़ आप दिला दीजिए, मुझे इस चीज़ की बड़ी ख्वाहिश है। तो अब्बू आप इसी तरीके से जब आप अल्लाह ताला के बारगाह में जब आप जाएंगे और बैठें आप और फिर अल्लाह ताला से आप मांगें, उससे इल्तिजा करें, दुआ करें, बिल्कुल ऐसे कि अल्लाह ताला मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो। क्योंकि हम जज्बात, हम इंसान हैं, मांग लेते अल्लाह में फटाफट नहीं, अल्लाह ताला से दुआ इस तरह मांगिए कि अल्लाह ताला अगर मेरे हक़ में अगर बेहतर है तो मुझे अता कर दीजिए। जब आपको अल्लाह ताला आपके हक़ में होगा तो बेहतर अता करेगा, तो उसमें फिर मायूस नहीं, कि जब नहीं मिला तो उससे मैं मायूस नहीं बनना, तो मायूस तो होना ही नहीं है साहब। लाइए, तो चीज़ें ऐसी, बहुत शुक्रिया, तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी बुनियाद पर चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, चलती रहती हैं और इंसान कामयाब हो जाता है। हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के सोच रहे होते हैं, औरों को सोचते ही नहीं है, साइड कर देते हैं फौरी तौर पर, अपना मतलब अपनी लाइब्रेरी की किताब में से अपनी चीज़ें निकाल लेते हैं, फिर कहते हैं बस काम हो गया। नहीं साहब, वो काम नहीं है, वो दिली तस्कीन तो आपको मिल जाएगी, वक्ती सब्र तो आ जाएगा, लेकिन वो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो लोगों के दिलों को आप जो है खुश रखें, आप पड़ोस का ख्याल रखिए, अपने का ख्याल रखें, माँ बाप को वक्त दीजिए। अगर आपको ये मोबाइल तो है, चलें ठीक है सब, मोबाइल है ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन अपने जब वक्त वैसे मिल जाए वैसे पास जाके बैठ जाएँ, ये भी सदका जारी है, ये भी इबादत है साहब। तो हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, तो हमें मसरूफ़ होना है, दोनों मामलात में रहना। तो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं साहब, और हम चीज़ों को ज़ाहिर जब आगे बढ़ाएंगे तो हमारे साथ जो है वो सीनियर सहाफ़ी हज़रात हमारे साथ मौजूद होंगे, वसी तजर्बा रखते हैं अपनी फील्ड में और महारत रखते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी शाइस्तगी से जो है अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं कि इनको सुनने में आपको भी मज़ा आता है और यकीन हो जाता है कि जनाब हाँ, ये जो कह रहे हैं ये सही, जो हमने खबर रात में सुनी थी ये ऑथेंटिक नहीं थी, तो ये वाली खबर ठीक है। तो आजिज़ जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्शीद रहमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? ठीक है, जज़ाकल्लाह, आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए और हमारे इस ड्राइंग रूम में तशरीफ़ लेकर, सिटी एट 10 के ड्राइंग रूम में आप लेकर आए। तो हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, हमारा अपना स्टेज है ये, और हमारे अपने लोग हैं, और सुबह सुबह अपने ही लोगों से बात करने का मौका मिल जाता है। हाँ। तो इससे बड़ी और खुशी की क्या बात होती है कि अपने लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है ना। हाँ। तो सुबह खैर होती है, गर्मा गर्म चाय होती है, वाह वाह वाह, और आपसे अच्छी गुफ्तगू हो जाती है। हाँ। और मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो गुफ्तगू हो जाती है। हाँ। तो तरोताज़गी का एहसास हो जाता है। हाँ। सिटी एट 10 के प्रोग्राम में आके ज़रा फ्रेशनेस महसूस होती है, फ्रेशनेस हो जाती है। आजिज़ भाई ऐसा ही है? बिल्कुल सही कहा इन्होंने, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सिटी 21 वो चैनल है जो प्योर आवाम के इश्यूज़ को उठाता है। हम ज़रा सियासत और ये वो उससे हटकर छोटे से छोटे मसले, कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं पानी का मसला है, कहीं बिजली का मसला है, कहीं गैस नहीं आ रही, कहीं कोई बहरान है, कहीं ट्रांसपोर्ट का इशू है, कहीं जो है पीने के पानी की किल्लत है, कहीं सेवरेज का इशू है। ये सारे जो मसले हैं ये बराह रास्त आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो सिटी 21 है उनका पूरा फोकस जो है वो इन्हीं इश्यूज़ पर है जो बराह रास्त आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम इस तौसत से, ये सिटी एट 10 के तौसत से आवाम को ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि आपके इलाके में कहीं भी कोई इशू है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपके उन इशूज़ को उठाएंगे। और जो कहते हैं ना कि जर्नलिज़म फॉर पीपल्स, सहाफ़त आवाम के लिए, वो हकीकी तौर पे इसी चैनल से हमें नज़र आता है। सर जो बात हकीकत है, नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह के, और लोग हमें सराहते हैं, पसंद करते हैं, देखते हैं, और कराची की खबरों की जानकारी करने के लिए हमें ट्यून कर लेते हैं, हमारे चैनल को ट्यून कर लेते हैं। और आपका बहुत शुक्रिया। नाश्ता वाश्ता कर लिया, नहीं कर लिया आपने? अभी तक नहीं किया? कर लिया यार नाश्ता अभी तक? अभी इतना टाइम हो गया यार, बहुत से लोग सुबह सुबह नाश्ता कर चुके हैं। सर सुबह कितने बजे नाश्ता, सुबह आँख खुल जाती है? मैं फजर में इंशाल्लाह अलार्म से खुलती है? नहीं, नॉर्मल। सर कुछ अलार्म होता था ना यार दादा के ज़माने का, आजिज़ भाई बड़ा सारा अलार्म होता था। सर हमें तो उठाया जाता है बात ये। अच्छा, होते हैं सुबह के टाइम, लेकिन बहरहाल उठ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम लोगों के काम का जो ट्रैक है वो यही है कि हम सुबह को उठना है और 10 बजे यहाँ पहुँचना है, आपके शो में शरीक होना है, तो 10 बजे से पहले पहुँच जाना है। तो ज़ाहिर है कि हम इसके पक्के हो गए हैं कि नींद अपने टाइम पे उठ जाते हैं। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा है भाई। वक्त अच्छा, बचपन में भी अम्मा उठाया करती थी? बचपन में भी अम्मा उठाती थी, बिल्कुल। बेटा उठ जाओ, देर हो रही है, नाश्ता आ गया है। अभी जो है बेगम साहबा उठाती है। बेगम साहब तो कैसे वही फीलिंग वैसी है? नहीं, फीलिंग तो वो नहीं हो सकती, बच्चों की अम्मा उठाती हैं। फीलिंग तो वो नहीं हो सकती। बच्चों की लाइफ एक बिल्कुल बादशाहाना लाइफ होती है। उस वक्त की तो उस वक्त तो ये भी होता था, नहीं अम्मी नहीं, मुझे नहीं उठना, मुझे नहीं जाना, लेकिन बहरहाल अम्मी तो काम से पकड़ के भी उठा रहा है।
वो दौर और लाजमी है कि उसको तो एक खुशगवार सी फीलिंग ही है, लेकिन वो दौर वापस तो नहीं आता कभी। सर रिवर्स का ऑप्शन नहीं है, रिवर्स में निकल गया है, रिवर्स का ऑप्शन नहीं है। माँ बाप की जो लाइफ का जो ज़माना, वो जो खुशियाँ जो जोड़ के रखना माँ बाप का एक फैमिली को, बिल्कुल वो रमानी भाई वो बिल्कुल वो चीज़ नहीं एक सायादार दरख्त की मानिंद है। वालिदैन का जो साया है वो एक घने दरख्त की मानिंद है, क्योंकि जब वो मौजूद होते हैं तो उनकी मौजूदगी घर के साहिबान की सूरत में होती है और वो फलदार दरख्त की सूरत में हमें मिलता है। और उनसे जो भी परेशानी हम डिस्कस करते हैं तो वो लम्हे भर में नहीं हल कर सकते, तो वो अगले दिन आपकी परेशानी को हल कर सकते हैं। आप किसी टॉयज़ की फरमाइश करते हैं, आप किसी साइकिल की फरमाइश करते हैं, बैट की फरमाइश करते हैं, बॉल की फरमाइश याद है आपके अब्बू से या अम्मी से पहली अभी भी याद हो? मेरी जो पहली मुझे याद पड़ता है थोड़ा सा, मेरे रिमोट कंट्रोल गाड़ी आई थी। अच्छा। तो वो मैंने ली थी। सेकंड मैंने स्कूल में बबल गमर्स के शूज़ आए थे लाइटिंग वाले, तो वो रात में चमकते भी थे यार, वो बड़े लाइटों वाले ना। फिर टेबल टेनिस का शौक हुआ, तो मतलब इस तरह ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन जो है वो शौक पूरा करते रहे। कैरम बोर्ड का शौक हुआ, मैं छोटा बहन भाइयों को खेलने का, तो एक टाइम हमने कहा कैरम बोर्ड होना चाहिए, तो छोटा सा कैरम बोर्ड था, तो वो हम उसमें खेलते थे। तो वालिदैन ऐसा नहीं कि ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। अब हम जब खुद इस स्टेज पर पहुँचे तो हमें एहसास होता है कि बच्चे जब फरमाइश करते हैं तो उनकी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करना है ना। तो एक खूबसूरत एहसास है वालिदैन का। जिनके वालिदैन अभी हैं, हमारे वालिदैन भी हयात हैं, अल्लाह उनको दराज़ी उम्र अता फरमाए, और जिनके भी वालिदैन हैं अल्लाह ताला उनके वालिदैन को भी दराज़ी उम्र अता फरमाए। भाई मैं ये देखता हूँ कि ये इस गैजेट ने हम सबको घर के अंदर ही जुदा कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही इस गैजेट ने बहुत फ़ायदा भी दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा तो उठा लिया है, लेकिन कुछ लोगों ने इतना अपना के साथ बैठी वालदा का इसके बारे में एक मशहूर ये है कि हम लोग जो है वो ग्लोबल विलेज बन गए हैं, कि आलमी गाँव की सूरत इख्तियार कर ली हमने, लेकिन उस आलमी गाँव से कनेक्टेड होने के बावजूद हम अपने बराबर वाले से मुनक़ता होते हैं। अल्लाह अल्लाह। तो ये एक मतलब घर जाने के बाद जो एक वक्त प्रॉपर है अपने बच्चों को, फैमिली को वो देना चाहिए। उसके अलावा आपने एक स्केड्यूल में मेंटेन करना चाहिए कि आपके जो रिश्तेदार बीमार हैं उनकी भी आदत आपने करनी है, कि लाइफ का एक स्केड्यूल आप मेंटेन कर लें कि आपने क्या करना क्या नहीं करना। सही बात है सर। मौसम का हाल बेहाल हुआ है, रात में ठंडक हो जाती है आजिज़ भाई, और दोपहर में गर्मी। अच्छा है, मेरा ख्याल है मौसम अगर आपने 32 से 31 से नीचे किया तो 24 रखवाया है आपके लिए। अच्छा अच्छा जी, जानते हैं आज मौसम ने अंगड़ाई ले ली है। मौसम ने अंगड़ाई ले ली है जनाब। तो ये देखिए जनाब अली, तो आज सिलसिला है सनी हो रहा है, और 11 बजे 29 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 31 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री सेंटीग्रेड। उन्होंने बताया नहीं कि आज दोपहर में 32 हो जाएगा। मतलब हम तो सोच रहे थे 30 से नीचे आएगा। ये कब आएगा आजिज़ भाई, कब होगा ये? दिसंबर में, और वो भी थोड़े दिन के लिए आएगा। हाँ है ना। जाहिर है कराची में सर्दियाँ बहुत कम होती हैं। एक वक्त मेरी वालदा बताती थी कि भाई हमारे यहाँ जो है वो पंखे जो है नहीं हुआ करते थे कराची में, एक ज़माने में पंखे नहीं थे और मौसम एतदाल रहता था। सब ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ख़बरों को जो है सिलसिले को बढ़ाते हैं, तो कहीं में जाएगा। अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता क्योंकि ब्रेक है, लेकिन मैं चाहूँगा आप वापस ज़रूर आएँ। बड़े मज़ा खबरें, ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है साहब। हम यहाँ और आप हैं वहाँ। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, फिटफाट होंगे। नहीं है तो अब आपको जो है फिटफाट कर दिया जाएगा खबरें सुना के, क्योंकि बड़ी कामयाबी है जनाब, बड़ी चेंजिंग्स आ रही हैं खबरों में, और बड़ी हैपनिंग हो रही है, और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। खबरें इतनी ज़बरदस्त हैं कि हम आपको क्या बताएं। बड़ी मामला ज़िंदगी कराची की और बड़े हसीन जमील होते जा रहे हैं, और कराची में काम भी हो रहा है, सड़कें भी बन रही हैं, कामकाज हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कराची में कहीं टूट फूट थी, तो अब वो बन रहा है सिलसिला, तो कराची मेरा बन रहा है। तो साहब बात करेंगे कराची की सकाफत को नया उरूज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आर्ट काउंसिल जो है सर वो कायम कर दिया गया है। सर इसी की ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब कराची में ये अहमद शाह बड़ा काम कर रहे हैं। इससे पहले ज़िला सेंट्रल में आर्ट्स काउंसिल कायम किया गया, अब ज़िला ईस्ट में आर्ट्स काउंसिल कायम किया जा रहा है। वेरी नाइस। इसके क़याम से जो गुलशन इकबाल का सेंटर है, यानी शहर का जो शर्की का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपका गुलशन इकबाल आ गया, गुलिस्तान जौहर आ गया, आपका सफूरा आ गया, आपका सचैल आ गया। ये जितने भी इलाके हैं ईस्ट के, इन सब के जो तफरी एक्टिविटीज़ होंगी वो ज़ाहिर है किसी आर्ट्स काउंसिल में होंगी, जो ज़िला ईस्ट में गुलशन इकबाल में कायम किया गया है। और
सोराब गोट के हाँ, ईस्ट के सारे अहमद शाह ने काफ़ी अर्सा पहले शायद लास्ट ईयर ये बात की थी कि उनकी ख्वाहिश है और हुकूमत उसकी मदद करे कि कराची के हर ज़िले में एक आर्ट्स काउंसिल हो। सही सही। तो इस तरह साउथ में जो मेन आर्ट्स काउंसिल है वो इस वक्त साउथ में है, सेंट्रल में पहले कायम हुआ, ईस्ट में तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में तो समझेंगे आर्ट्स काउंसिल कायम हो गए, बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट और हैं। अगर ये सफ़र जारी रहा तो शायद ये दिन दूर नहीं कि कराची के हर ज़िले में हमारे पास एक आर्ट्स काउंसिल हो, जहाँ इल्मी, अदबी, सियासी, सकाफती हर किस्म की सरगर्मी आर्ट्स काउंसिल में होती है ना। मौसीकी अब तो आर्ट्स काउंसिल की सरगर्मियों का ये महवर है। ये जो सीज़न आ रहा है ना, दिसंबर से जनवरी और फरवरी तक, ये 3 माह जो हैं, ये हमारे शहर में इल्मी, अदबी, सकाफती सरगर्मियों का वक्त होता है, ये 3 महीने। तो आर्ट्स काउंसिल अब आपको पता है कि थिएटर फेस्टिवल जारी है और जैसे ही ख़त्म होगा तो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी आर्ट्स काउंसिल में। उसके लिए तैयारियां हैं। कल एक इजलास भी था चीफ सेक्रेटरी सिंध की सदारत में, जिसमें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तमाम तैयारियों का जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ़ कमेटियाँ तश्कील दी गई क्योंकि इससे बैरूनी ममालिक से भी मेहमान आ रहे हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, उसके बारे में गौर किया गया कल के इजलास में, और ये भी तय किया गया कि मेहमानों के लिए एयरपोर्ट पर भी एक काउंटर बनाया जाएगा। तो ये बहरहाल आर्ट्स काउंसिल की बड़ी सरगर्मियाँ हैं। सर ये तो बड़ा अच्छा है। तो अगर सब जगह हो जाए तो अच्छा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि साहब जहाँ जहाँ पार्क्स हैं, जहाँ जहाँ हमारे प्ले एरियाज़ हैं, उनको एक्टिवेट किया जाए कि बच्चे जो गली कूचों में क्रिकेट खेलते हैं और फिर बॉल जो है जाके लग जाती है, या पार्क्स में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, उन पार्क्स में जहाँ लोग सैर तफरी के लिए आते हैं, चहलकदमी के लिए आते हैं, तो वहाँ की ग्रास ख़राब होना, पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो सरकार को इस पे भी ज़रा थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। सर गुजारिश है ज़रा इस पे भी कर लें ताकि बच्चों की नशो नुमा के लिए बेहतरीन फ़िज़ा, अच्छी माहौल दोस्त माहौल मिल सके। सर एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर है सर, बड़ी गुड न्यूज़ है। एक और गुड न्यूज़ ये है सर कि कराची की बिज़नेस कम्युनिटी एयर कराची के नाम से नई एयरलाइन जो है वो मुतारिफ़ कराने जा रही है, जो कि 3 जहाज़ों पर जो लीज़ पे लिए जा रहे हैं उस पर है। सर क्या खबर है इसके ऊपर? खुशी बिल्कुल ऐसे ही कि एयर सियाल, इससे पहले जो है वो सियालकोट के जो बिजनेस मैन थे उन्होंने मिलकर एक कंसोर्शियम बनाया और फिर एयरपोर्ट भी था इनका, है ना? हाँ, मतलब और फिर अब ये कराची के शहरियों के लिए और कराची की बिज़नेस कम्युनिटी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि कराची एयर कराची जो है वो उसको शुरू किया जाए। जिस तरह बात हो रही है कि एयर पंजाब भी लेकर आने की बातें हो रही हैं, तो ये कराची के ताजिरों ने इनिशिएटिव सबसे बढ़कर इसका मुजाहरा किया है कि एयर कराची की जो एयरलाइन है उसको लेकर आने का आगाज़ उन्होंने कहा कि हम कर देंगे। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो रजिस्टर भी उन्होंने करवा लिया है। जो बड़े ताजिर हैं हनीफ गौहर साहब, वो इसके ट्रस्टी हैं। उसके अलावा जो आरिफ हबीब साहब हैं, अकील करीम डेडी हैं, इस तरह के और बिजनेस हमजा ताबानी हैं, वो भी इसके स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर हैं। तो एक बड़ी अच्छी खबर है कराची के शहरियों के लिए। और जो एयरलाइन में सफ़र करने वाले लोग हैं, जो ताजिर हजरात हैं, उनको भी एक सब्सिडी मिलेगी। कराची की एयरलाइन शुरू हो रही है और कराची वैसे ही बैनुल अक़वामी शहरों में इसका शुमार होता है। तो एयर कराची आने के बाद इसकी जो वर्थ है मज़ीद बढ़ जाएगी। ये बात है आज़िज़ भाई, ये तो हब था ना। इसमें बुनियादी कंसेप्ट इसका जहाँ से निकला है वो PIA का ज़वाल है। अल्लाह अकबर। बुनियादी तौर पे PIA का जो ज़वाल है ना, उसने कराची को भी नुकसान पहुँचाया, हमारे मुल्क को भी बड़ा नुकसान। 400-500 अरब रुपए का जो है ज़वाल है PIA का, माहाना जो नुकसान हो रहा है, ख़सारा हो रहा है। हालांकि PIA को प्राइवेटाइज़ करने की बात भी हो रही है, लेकिन अब तक कोई पंजाब एयर के चक्कर अब तक इस वजह से फिर अभी हाल ही में आर्मी चीफ कराची आए थे, तो कराची के ताजरों से उनकी मुलाकात हुई थी। वहाँ ये कंसेप्ट निकला कि उन्होंने कहा कि आप जिस तरह एयर सियाल कायम हुआ कराची में, तो बहुत बड़े बड़े जो मुल्क के बिजनेसमैन हैं वो कराची में रहते हैं, आप सब मिलकर एक एयर कंपनी क्यों लॉन्च नहीं करते। तो उसके बाद ये तसव्वुर निकला है और इसको फ़ौरन ही कराची के ताजर बिरादरी ने इसको एक अमली शक्ल दे दी। अब जो आपने अब खबर सुनाई है बिल्कुल है कि एयर कराची के नाम से अब दुनिया में कराची का नाम भी होगा, जाहिर है कि ये जैसे एयर से आप इंटरनेशनल फ्लाइट होगी, इंटरनेशनल डोमेस्टिक, लेकिन इसका इब्तदाई डोमेस्टिक होगा। अभी लीज़ पे फ़िलहाल 3 तैयारों का सिलसिला है, लेकिन ज़ाहिर है जब कोई एयर कंपनी कायम होती है तो इब्तदाई तौर पे वो छोटी होती है, लेकिन वो उसमें फिर इसमें होगा ये कि
कोई 20-30 लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। इसमें सारे बड़े बिजनेसमैन जो है इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होंगे और ये सारे उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये मैं तो कह रहा हूँ कि फी हिस्सा शेयर होल्डर जो है वो 5 करोड़ रुपए है। नहीं, अभी तो इब्तिदा है, ये इब्तिदा है, ये अरबों रुपए तक जाएगा। लाजमी है कि एयर कंपनी को चलाना मामूली बात तो नहीं है ना। लेकिन ये इसमें ये ज़रूर है कि कराची के ताजरों को बिल्कुल ये, मैं तो इसको काबिल तारीफ़ कदम समझूंगा कि कराची के नाम पे एक एयरलाइन बन रही है और कराची के ताजर उसमें पेशरफ्त कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा कदम है कि जिसकी तारीफ़ ही करनी चाहिए। लेकिन इसमें हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि इसको दुनिया भर में फैलाना चाहिए। जैसे आपने कहा इंटरनेशनल एयरलाइन होना चाहिए इसको, और पूरे वर्ल्ड में कराची से जहाज सफ़र कर रहे हो। सही। और हमारा दूसरा ये भी है कि सीओबी बना दिया गया है, जिसमें सदर कमांडर एयर वाइस मार्शल इमरान अहमद को जो है वो इसका सीओ मुकर्रर किया गया। और लाइसेंस वगैरह का इन्होंने वफाक को तो भेज दिया। जी। असल में होता है कि जब आप एयरलाइन शुरू करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको डोमेस्टिक उस जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनेशनल जो एविएशन के रूल है उसमें डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आप करेंगे। डोमेस्टिक फ़्लाइट का भी एक टेन्योर होता है। उस टेन्योर को मुकम्मल करने के बाद फिर आप जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, बस ये दुआ है हमारी कि ये हमारा जो PIA जो है हमारा अपना PIA जिसने दुनिया भर में उड़ान चीन की बात की जाए तो एमिरेट्स को शुरुआत देने में पहल कदमी की। आज भी एमिरेट्स हमारी इतनी कदर करता है कि उनकी जो टिकट्स दुनिया भर में जो होती हैं वो EK होती है ना, एमिरेट्स कराची। अगर आपने देखा हो, अगर आपने कभी नोट नहीं किया हो तो आप देखिएगा या गूगल कर लीजिएगा, EK यानी E फॉर एमिरेट्स, R फॉर कराची। तो ये भी हमारी बड़ी खुशाइन है। और लोग दुनिया भर के पायलट्स जो थे वो हमारे यहाँ आते थे कि हमें यहाँ किसी तरीके से हमें मौका मिल जाए ये PIA चलाने का। नहीं, PIA हमारा बहुत फ़ायदेमंद इदारा साबित हो सकता है अगर इसकी कोई मरबूत हिकमत अमली बना ली जाए और इसके अंदर जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो मुखलिस हो जाएं इस पाकिस्तान से, इस वतन से, कि हमने इस मुल्क को कुछ देकर जाना है। इसने हमें एक पहचान दी है, एक शनाख्त दी है इस मुल्क पाकिस्तान ने, तो इसकी एयरलाइन है, उससे सिंसेयर हो जाएँ तो मैं समझता हूँ कि PIA भी हमें फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से इसको जो हैंडल करने वाले लोग रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी भी इसके चेयरमैन रहे हैं, और आप देखें कि उनकी अपनी एयरलाइन कितनी फ़ायदेमंद चल रही है। तो इससे निकलने वाले लोग जो है वो मुख्तलिफ एयर कंपनीज़ में जब जॉब्स करते हैं तो वो कामयाब तरीन अफसर कहलाते हैं। अब जब यही लोग इस एयरलाइन के अंदर जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ इनको खसारे नज़र आ रहा होता है। तो ये इसके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी अगर है तो उसके ऊपर फिर अमल दरामद नहीं है। तो साहब बात ये है कि इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनका चेक एंड बैलेंस उस तरीके से होना चाहिए कि अगर कोई लोग जो लोग मुलविस हैं इसको डिसेबल करने के लिए, इसकी साख को ख़राब करने के जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप उनको करारवा की सज़ा दें। जब सज़ा नहीं दी जाती तो सर उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना उसको। वो उन्हीं लोगों की अपनी कंपनीज़ हैं। आप जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके अंदर हमारी जो बुनियादी हमारी जो कौमी एयरलाइन है वहाँ से निकले हुए लोग ऑपरेट कर रहे हैं सर उसको। एयरसेल हो या और दीगर जो कंपनीज़ हैं उसके अंदर हमारे PIA के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, PIA के पायलट्स काम कर रहे हैं और अच्छी तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि हुकूमती सतह पर भी इसकी जो है वो निगरानी कड़ी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। ठीक है, और हमेशा ये बात रूगर्दानी करती रही है कि भाई PIA खसारा हो गया। भाई PIA खसारा हुआ क्यों, आखिर इसकी वजूहात क्या थी? ठीक है, स्टील मिल का तोहफा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया इस पाकिस्तान को, और जो कि अब आइंदा आने वाले कई सदी तक भी जो है वो इस तरह का तोहफा शायद ही कोई हुकूमत या कोई हुक्मरान हमें दे सके। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ही कारनामा था जिसको दुनिया तस्लीम करती है, लेकिन आज वो भी उसकी ज़ब हालिया आपके सामने मौजूद है। तो हमारे जो कौमी इदारे ये हमारा असासा है, इन असासों को ख़राब नहीं करना चाहिए। इनको असासों को ख़राब करके हम अपनी शनाख्त भी खो रहे हैं। हकीम सईद साहब मरूम अल्लाह अगरीक रहमत करे, वो भी ये चाहते जबकि इलेक्ट्रिक कराची सप्लाई कॉर्पोरेशन जो था, इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, ये और एक PTCL हमारा था, इसको जब प्राइवेटाइज़ कर रहे थे उससे भी उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई थी कि नहीं यार ये हमारे सरकारी इदारे हैं, इनको नहीं होने देना चाहिए। सर मैं उस वक्त भी रिपोर्टिंग कर रहा था जब इसकी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी पहले, ये सिंध हुकूमत के अंडर चलती थी। चीफ सेक्रेटरी सिंध उसका सरबराह होता था, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। अच्छा, हाँ, ये प्योर सूबाई गवर्नमेंट की कंपनी थी। अच्छा, इसमें किसी का कोई किरदार नहीं था, लेकिन बाद में फिर इसको कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन किया गया। ज़्यादा अच्छी चल रही थी, अब ज़्यादा अच्छी चल रही है? नहीं, अब तो देखें अच्छी तो अगर आप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो कहाँ अच्छी चल रही है कि इलेक्ट्रिक। अब कि इलेक्ट्रिक तो इस वक्त शहर के लोगों के लूटमार का इदारा बन गया है।
कम से कम जब गवर्नमेंट के अंडर थी, लूटमार का इदारा तो नहीं था ना। इसको प्राइवेट होने के बाद कि अच्छा के इलेक्ट्रिक का अब 60 रुपये से ज़्यादा आप पर यूनिट इस वक्त कराची की शहरी अदा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और मैं आपको बताऊं कि हर महीने कोई कहे कि झूठ है, मैं इसको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। मेरा छोटा सा घर है, 3 कमरों का एक फ्लैट है, ठीक है। छोटा फ्लैट होता है जो आम मिडिल क्लास का फ्लैट होता है, उसकी 8 से 10 हज़ार रुपये बगैर एसी के बिजली का बिल आता है। कोई मानेगा नहीं, लेकिन आ रहा है। 8,000 आ रहा है, कभी 7,000 आ रहा है, कभी 9,000। सोने पे सुहागा वो जो 8,000 आ रहा है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा वो जो एक कॉलम बना हुआ है, मैं उसकी तरफ ही आ रहा था कि उसमें 8,000 रुपये का बिल आ रहा है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक मदब के जो चार्जेस हैं वो 4,000 रुपये होंगे। लेकिन बाकी ये टैक्स है, वो टैक्स है, फलान टैक्स है, टीरा टैक्स है, फेडरल टैक्स है। अच्छा, आप उगरा के हर इजलास में गुज़श्ता कोई 1 साल से पूरी ऑब्जर्वेशन लें, हर इजलास में बिजली की कीमत बढ़ रही है। हाँ, और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 3 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये यूनिट बढ़ ही रहा है। तो भाई इस तरह इदारे अगर प्राइवेट होने का मतलब ये है कि आवाम से लूट मार करना है, तो फिर खुदारा इनको प्राइवेटाइज ना करें, इससे बेहतर है। देखिए, इन्होंने जैसे कहा स्टील मिल को तबाह किया गया, PIA को, ये इदारे चल सकते हैं अगर इनको चलाया जाना चाहिए था। लेकिन अब ये स्टील मिल 800 रुपये, 800 अरब रुपए का खसारा है। अब कहाँ से हुकूमत उसको पूरा करेगी? 800 से क्या दिला दिया, मुझे भाव याद आना शुरू हो गए। ये हालात अब हमारी सब्जियों और फलों पर है साहब। बिल्कुल। दिखाऊं जरा आज ये सरकारी लिस्ट देखते हैं पहले, फिर आप बताइएगा क्या रेट्स हैं। ज़रा दिखाएं जरा आज क्या है हमारा। आज जो है टमाटर जो है 120। अच्छा, ये पाव है किलो है भाई? ये ज़रा क्लियर करो। किलो। अच्छा, किलो है। आलू 70 रुपये किलो मिल रहा है। अच्छा, ओके। लहसुन जो है 550 रुपये किलो मिल रहा है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप अदरक जो है 360 रुपये किलो मिल रहा है। अब आप बोल रहे होंगे या बोल रही होंगी ये तो कहाँ की बातें कर रहा है। गाजर 70 रुपये, तोरी 60 रुपये, मुझे पता है डबल टिबल प्राइस में होगी आपके इलाकों में। लौकी जो है 40 रुपये, मैं भी रिपोर्टर हमारे लाइव मौजूद हैं। फूल गोभी 50 रुपये, तो वो अपडेट करेंगे हमारे भाई हमारे। खीरा जो है 40 रुपये, भिंडी 160 रुपये किलो, प्याज जो है 120 रुपये किलो। आउट हो गया, आउट। और ये हम आउट हो गए फ्रेम से, और जनाब अली आउट होते रहते हैं। और रिपोर्टर अमीर केरियो साहब मौजूद हैं, ज़रा जाए वक़ा पर मौजूद हैं, वो बात करते हैं इनसे। क्या रेट्स हैं जी, ज़रा बताएं एक्चुअल रेट्स क्या हैं? में सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की कीमतों में आज भी सरकारी और जो बाज़ारी कीमतें हैं उनमें हमें वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आता है। अगर सरकारी कीमतों की बात करें तो आलू की सरकारी कीमत तकरीबन 115 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में 5 रुपये इजाफी 120 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसके अलावा अगर हम प्याज की बात करें तो तकरीबन 138 रुपये उसकी सरकारी कीमत है, जो कि बाज़ार में मार्केट में तकरीबन 160 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसी तरह दीगर जो सब्जियाँ हैं, जिसमें टमाटर की अगर हम बात करें तो उसकी तकरीबन 138 से 40 रुपये सरकारी कीमत है, लेकिन मार्केट में वो भी तकरीबन 220 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसके अलावा अगर हम लहसुन की खास तौर पर बात करें तो 635 रुपये उसकी सरकारी कीमत है, लेकिन मार्केट में 700 रुपये फ़ी किलो वो भी दस्तियाब है। और अगर हम अदरक की बात करते हैं तो अदरक की भी सरकारी कीमत 415 रुपये है, लेकिन मार्केट में वो भी तकरीबन 600 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसी तरह अगर हम शिमला मिर्च की बात करें, शिमला मिर्च और दीगर जो सब्ज़ मसाले हैं वो भी मुख्तलिफ उनकी कीमतें हैं, सरकारी और जो बाज़ारी कीमतें वो भी मुख्तलिफ हैं। अगर शिमला मिर्च को देखें तो तकरीबन सरकारी कीमत 115 रुपये, लेकिन मार्केट में वो भी तकरीबन 160 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसके हवाले से अगर दुकानदार से और सब्ज़ी फरोशे से बात की जाती है तो उनका यह कहना है कि ये जो कीमतें हैं ये मंडी की बुनियाद पर तय की जाती हैं, क्योंकि मंडी से माल महंगा आता है, उसकी बुनियाद पर ही जो कीमतें हैं वो तय की जाती है। ताहम अगर कमिश्नर कराची की तरफ जो मुकर्रर करदा रेट से उनकी बात की जाए और जो बाज़ारी कीमतें हैं उनकी बात की जाए तो उनमें वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आता है। तो जनाब ये फ़र्क है, आपके इलाके में कितना फ़र्क है, नो वरी अबाउट। हमने सरकारी लिस्ट शेयर कर दी थी, आपसे दिखा दिया ताकि अंदाज़ा हो जाए। सरकारी लिस्ट शेयर तो हो जाती है रोज़ाना की बुनियाद पर एज़ पर रूल, लेकिन एक्चुअल में रेट्स क्या होते हैं फिर वो सब्ज़ी वाला कहता है जी वो पीछे से महंगा है। तो ब्रेक पर जा रहे हैं, खैर तो मैं भी ज़रा पीछे जाके देख कर आता हूँ ये कितना महंगा है। और लेकिन जाते थे खबर छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए, फिर जब आएंगे तो बात करें। वज़ीर आला सिंध सईद मुराली शाह साहब से चेयरमैन बाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी साहब की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या हुआ है, बड़ी ख़ास पेशरफ्त है, ब्रेक के बाद बताते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। जनाब अली, आप खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद तो करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। नहीं भी हैं, अगर नहीं भी हैं तो आप ठीक ठाक हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, ज़बरदस्त हो जाएंगे, क्योंकि खबरें आपने लगा ली हैं। लेकिन खबरें के साथ बहुत कुछ ऐड करना है। सिर्फ आप ये ना सोचिए सारे दिन तो मैं खबरें सुनता ही हूँ, अब ये फिर जो है अदर भाई जो है खबरें सुना रहे हैं तो खबरें नहीं सुना है, खबरों सच्ची खबरों के ऊपर सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं। तो ये जो आप खबरें मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं, वैसे तो आजकल जो है वो फ़ोन जो है हमारा थोड़ा इधर हुआ चल नहीं रहा। सर वो हम ब्रेक से पहले थे हाजिर भाई, और ये मुलाकात हुई है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद शाह साहब की चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहब से सजाद गनी। सर क्या हुआ क्या है इसमें? वापडा चेयरमैन के लिए आप तशरीफ़ लाए थे। अच्छा। स्पेशली सिंध हुकूमत के कुछ मामला हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर एक बड़ी तवील मीटिंग हुई है। 3 मंसूबों पे बात हुई है, जिसमें K4 जो कि कराची का सबसे बड़ा मंसूबा है पानी का, उस पे बात हुई है। हब कैनाल पे बात हुई है, हब कैनाल से जो कैनाल निकाला जा रहा है अब सिंध हुकूमत की जानिब, उस पर बात हुई है। और सिंध का अपर सिंध का एक प्रोजेक्ट है RBOD। अच्छा। RBOD राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन, यानी दरियाए सिंध के राइट बैंक पे ये मंसूबा था। तो इन तीनों मंसूबों पे बात हुई। अब मैं कराची पे अगर फोकस करें तो एक तो इसमें ये हुआ है कि K4 के बारे में वर्ल्ड बैंक ने K4 का जो तोसी मंसूबा था उसका वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दे दी है। ये कहना था वापडा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी का। अब इसके लिए ज़ाहिर है कि वर्ल्ड बैंक के पास जाने का मतलब है पैसे चाहिए, क्योंकि ये मंसूबा जो था 4 साल 5 साल का था, ये 8 साल तो इसको हो गए हैं, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। अब इसको तोसी दी गई है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए जा रहे हैं। तो इसमें सिंध के वज़ीर आला का कहना था कि हम 8 अरब रुपए पहले से दे चुके हैं। इसमें एक ट्रांसमिशन लाइन बननी है, एक गेट स्टेशन बनना है, जिसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत ने उठाई है कि एक गेट स्टेशन बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने इस पर एक मुतालबा किया है कि हब कैनाल से 50 मिलियन गैलन इजाफी पानी कराची को दिया जाए। क्योंकि कराची में पानी की किल्लत तो हम रोज़ाना खबरें दे रहे हैं शहर के इलाकों से, क्योंकि कराची को पानी की फराहमी के 2 सोर्सेज हैं ना, एक किंजर झील से पानी आ रहा है ठट्टा से, दूसरा हब डैम से पानी आ रहा है। तो हब डैम से इन्होंने डिमांड की है हुकूमत सिंध ने कि 50 मिलियन गैलन पानी इजाफा किया जाए ताकि कराची की शार्टेज को मेंटेन किया जा सके। तो इस पर चेयरमैन वापडा का कहना था कि वो इस पर गौर करेंगे। तो सिंध हुकूमत ऑलरेडी जो कैनाल निकाल रही है उस कैनाल को भी 50 मिलियन गैलन पानी चाहिए। वही कैनाल एक्स्ट्रा पानी ले आएगा यहाँ पे। दूसरा जो इसमें था कि K4 का जो मंसूबा है, K4 पे मैंने बात की। K4 पे उन्होंने बताया कि काम जो है वो तेज़ी से जारी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वक्त पर इसको मुकम्मल। RBOD का एक बरसों से एक इशू चल रहा है। RBOD की वजह से सिंध में सैलाब आता है। अच्छा। वो चूँकि RBOD इसलिए बनाया गया था कि जो पूरे मुल्क का जो वेस्ट है, जो ख़राबशुदा पानी है, उसके अखराज के लिए RBOD बनाया गया था, वो ताकि समंदर तक पहुँचे। लेकिन वो RBOD के नहरें जो हैं वो सैलाब की वजह बन गई हैं, तो अब उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। एक लॉसेस, ये सारा कल जो इजलास हुआ इसमें काफ़ी इन तीनों मामलात पर बात हुई है। एक बड़ा इशू था इरसा का जिस पे कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑफ द रिकॉर्ड ज़रूर इस पर भी बात हुई होगी। अल्लाह ताला आसानी फरमाए और चीज़ों को आगे बढ़ाए। और जानते हैं जना वक्त हुआ चाहता है माल का हाल जानने के लिए। सब माल जो है जो आपके पास मौजूद है वो जो सेफ रखा हुआ है आपने इधर और उधर उसका हिसाब किताब लगा लें सर आप। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 180.25 पैसा, कैनेडियन डॉलर 197.60 पैसा, यूरो जो है 289 रुपीस में, और कोई दिनार जो है वो 892.75 पैसा। नासिब बात करें UK पाउंड 346.15 पैसा, सऊदी रियाल 73.65 पैसा, स्विस फ्रैंक्स जो है 311.45 पैसा, US डॉलर 277.30। तो अब आप हिसाब लगा लेंगे आपके पैसे कितने हो गए, ऊपर गए नीचे आए। तो ब्रेक पे जाते हैं, तो आप भी सोचें मैं भी सोचता हूँ, फिर बात करते हैं। हैं? तू गए क्यों थे? हाथ लगा के जाएगा ऊपर से।
फायजा ब्यूटी क्रीम, दिन रात लगाए मुंह को खराब करवाएं। फायजा ब्यूटी क्रीम। ये अब अच्छी हो गई है। एक आया था आर्या पावर, अच्छा कैसे, आर्या पावर एवेन्यू, खिड़की का। 4 3 2 1। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान असर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है जनाब अली। और जनाब आपने हिसाब तो लगा लिया, तो फिर ठीक है, फिर कुछ कर लें हिसाब किताब, कोई आगे पीछे कर लें, कोई इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई और कुछ ख़रीद लें, मतलब कब तक रखेंगे उसको, आप कर लें, कुछ मुनासिब कर लें। अच्छा जी, खबरों को आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए ख़बर है ख़वातीन के लिए आज बड़ी ख़ास खबर है। वो ये है कि खुर्शीद भाई इस पर रोशनी डालिएगा। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए 16 दिन सोशल एक्टिविस्ट की कंपनी हुई है, कैंपेन हुई है, जिसमें जो है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हुकूमत सिंध और जर्मन कंपनी के इश्तराक से मामला तय किए जा रहे हैं, जो कि जो है 25 नवंबर से 10 नवंबर तक जारी रहेंगे। क्या हो रही है 16 दिन का? देखिए, जो ख़वातीन को बाख्तियार बनाने का जो मामला है जी, मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव कैंपेन है और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि ख़वातीन के मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उनको बेहतर जो है वो तरीके से करने की ज़रूरत है, जिसमें उनको सोशली एक्टिवेट करना है। उनकी जो दस्तकारी के जो मामलात हैं, बहुत सारी ख़वातीन, हमारी थर की ख़वातीन जनरली बहुत अच्छी बनाती हैं, कढ़ाई सिलाई बहुत अच्छी करती हैं, और इसी तरह बहुत सारी ख़वातीन जो है वो मुख्तलिफ शोबों में आगे आना चाहती हैं, लेकिन उनको मौक़े नहीं मिलते। तो उस तरह से ये वुमेन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, इसके एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है जो कि ये करने जा रहे हैं, और इससे बासलाहियत ख़वातीन भी सामने आएंगी, और जिनमें सलाहियत है और वो किसी वजह से सामने नहीं आ पा रही, तो उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा, और अपनी जो उनके अंदर हुनर है उसको मनवाने का, उसको दिखाने का, और उससे अपना ज़रा मुबादला बढ़ाने का जो है एक मौका मिलेगा। तो ये अच्छी एक पॉजिटिव मूव है। शाना मौका मिलेगा, लोग आगे बढ़ेंगे। पहले एक कमाता था, सब खाते थे, अब दोनों को कमाना पड़ता है, फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा है, बड़ा मसला पड़ रहा है। सही है, ऐसे ही है। आपका पूरा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात। अजीज़ भाई सर देखिए, मिडिल क्लास बुनियादी तौर पे इस माशरे में माशी तौर पे तो परेशान है। हम सिर्फ अपनी ज़ात की बात करें, हर बंदा कहीं ना कहीं से अपने देखें तालीमी अखराजात किस लेवल पे चले गए हैं। मेरी एक बच्ची पढ़ती है, उस पर भी मंथली 20-25 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे तो ग्रेजुएशन कर ले। जो एक ओ लेवल की बच्ची है, उस पर 20-25 हज़ार रुपये महीने का आपका खर्चा है। सेहत की जहाँ तक कंडीशन है, आप दवाओं की कीमतें देखें। मैं चूँकि मुझे इसका एक्सपीरियंस है, हर महीने मुझे दवाएँ ख़रीदने पड़ती हैं वाइफ के लिए। तो हर महीने 10 से 15% उसके रेट्स चढ़ जाते हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ मेरा मसला नहीं होगा, हम जैसे हर घर में इस तरह के मसाइल मौजूद हैं। बिजली और गैस का तो हम पहले से बता रहे हैं कि 10-10, 8-8 हज़ार रुपये का टैक्स, गैस में 3-3 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार रुपये एक सिंगल घर का गैस का बिल आ रहा है। तो ये 14,000 रुपये मेंटेन करना मैंने पे किया। मैं कह रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी तनख्वाह 20,000, 25,000, 30,000 है, कम से कम तनख्वाह जो 37,000 सिंध हुकूमत ने मुकर्रर की, उस पर भी अमल नहीं हो रहा। बहुत सारे इदारे 37,000 पे नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग कैसे मेंटेन कर पाते हैं, एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है। जहाँ तक बात है ख़वातीन को बाख्तियार करने की, तो ख़वातीन बहुत बाख्तियार हैं हमारे माशरे में। ओवरऑल ज़िंदगी के हर शोबे में आपको ख़वातीन मिलेंगी, ज़िंदगी के हर फील्ड में। ये बुनियादी तौर पे ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम है, ये जो मुहिम चलाई जा रही है ना, सिंध गवर्नमेंट और जर्मन का इदारा है। इंडस्ट्रीज़ में जो ख़वातीन काम कर रही हैं ना, इनके बारे में ये जाएंगी, रिसर्च करेंगी, और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में जाके ख़वातीन के काम को मॉनिटर करेंगी और फिर अपनी सिफारिशात देंगी। और दूसरा बेग साहब जो बात की जमाली साहब ने मेडिसिन की, देखिए ज़राए अबलाग में सब्ज़ियाँ, बिजली के बिल, गैस के नर्ख पर बात होती है, जो अद्वियात वाली कीमतें हैं उनको वो रिपोर्ट ही नहीं होती हैं, और वो माफिया है, मेडिसिन माफिया। वो अद्वियात की कीमतें रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में बढ़ाते रहते हैं। जो गोली आपको पहले 5 रुपए की मिलती थी, अब वो 25 रुपए की हो गई है। कुछ दिन बाद आप फिर लेने के लिए जाएंगे, आपको 40 रुपए की मिलेगी। इस वक्त जो है वो एंटीबायोटिक एक कैप्सूल जो है वो एम्पिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन का जो कैप्सूल है, वो आपको कम से कम जो है वो 70 से 80 रुपए का मिलेगा जी, वो एंटीबायोटिक कैप्सूल। अच्छा, उसी कंपनी उसी फार्मूले पे ढेरों कंपनी उसी तरह की मेडिसिन बना रही हैं, लेकिन वो खाने के बाद भी इस वक्त जो फ्लू की
फ्लू माशरे में बुखार खांसी नज़ला चल रहा है, हर डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक तजवीज़ करेगा। एक हफ्ता मेडिसिन खाने के बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, कुछ दवाई तो ऐसी तजवीज़ करेगा कि जो अपने मोहल्ले में इधर उधर तो कहीं मिलेंगी नहीं मिलती, वो उसके करीब वाले सोर्स से मिलती है, क्योंकि उसका कमीशन है ना। मैं डॉक्टर से गुजारिश है क्योंकि डॉक्टर का कमीशन है उसके अंदर। ये ना करें, ऐसा डॉक्टर का कमीशन है उसके अंदर। बुरा हो रहा है, ये लोग परेशान है। मैं तो आते रहते हैं सर। ये एक और खबर आई है हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की। आर्ट काउंसिल पाकिस्तान में अवामी थिएटर फेस्टिवल ज़ोर शोर से जारी है। अजय भाई, ये क्या हो रहा है? बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है। मतलब सर देखिए ना, आवाम को हम जैसे हम मसाइल की बात कर रहे हैं, गुर्बत की, महंगाई की, ये सारी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी चाहिए ज़िंदगी में। एंटरटेनमेंट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आर्ट्स काउंसिल ने ये फ्री थिएटर है। अच्छा, मैं पहले भी यहाँ बोल चुका हूँ कि आप जाएं। अच्छा, बड़े बड़े बुकिंग करानी पड़ती है एडवांस में अगर मुझे? नहीं, ओपन फॉर ऑल है इसमें। तो रश लग जाएगा फिर उतना बड़ा, मतलब इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कराची आर्ट्स काउंसिल का जो थिएटर ऑडिटोरियम है वो बहुत बड़ा है। उसमें 500 तक लोग बैठ सकते हैं। तो जाना चाहिए मेरे ख्याल है लोगों को। एक ज़माना था कराची में हमारे बहुत बड़े मज़ाहिया आर्टिस्ट पैदा हुए हैं इसी थिएटर से। मोइन अख्तर का नाम ले लें आप, उमर शरीफ का नाम ले लें, इस तरह के जितने बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। अनवर मकसूद खुद हैं जो इस थिएटर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इस वक्त। ये सारे लोग हमारे थिएटर से ही निकले हुए लोग हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट। तो एक ज़माने में, उस ज़माने में तो टिकट का ज़माना था। लोग ये जो ड्रामे होते थे आर्ट्स काउंसिल में, उसका टिकट होता था। आर्ट्स काउंसिल के ही गेट से टिकट लेना पड़ता था या मुख्तलिफ जगहों पर टिकट। लेकिन अब अहमद शाह ने तो एक ये कल्चर डाला है कि भी फ्री में चलें, पैसे आर्ट्स काउंसिल भरेगा, आवाम आए और थिएटर देखे। तो मेरा ख्याल जाना चाहिए जिसको भी मौका हो, फैमिली के साथ एक दिन, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन। ये थिएटर काफ़ी दिनों से चल रहा है, जाना चाहिए। ओके, वेरी नाइस सर। आखिर में खबर बहुत छोटी सी क्योंकि है ही कि वज़ीर सैयद मुराद अली शाह साहब का कहना है कि कौमी क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद। और इसमें जो है पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 146 रन का हदफ हासिल किया है जिम्बाब्वे के साथ। बिल्कुल, ये एक पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी हमें अजीब खबरें मिलती हैं जिससे मायूस हो जाते हैं। और ये एक कौमी टीम का जीतना, और उसके लिए हम खुशी का इजहार कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि आइंदा जितने भी वो क्रिकेट के मैच खेलें या किसी और भी वो किसी भी खेलों की सरगर्मी में हिस्सा लें, तो हमारी दुआ है हर टीम के लिए, हर खेलों की टीम के लिए दुआ है कि वो सर बुलंद रहे, वो फातेह करार पाए और इसी तरह पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करते रहे। आमीन सुमामीन जनाब अली। और आप दोनों भाइयों का बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आजिज़ जमाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और खुर्शीद भाई दी ग्रेट माशाल्लाह। और ये बात ये खास है भाई दोनों जो है वो नवाब शाह के, मुझे ब्रेक से पहले पता चला है। सर मैं नवाब शाह ज़रूर आऊँगा, जब नवाब शाह आऊँगा तो ज़रूर सैर करूँगा। वैसे वहाँ ठंड भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो भी होती है खैर जब आप पंजाब की तरफ रुख करते हैं तो फिर वो पंजाब से होते हुए मुख्तलिफ जानाब शहरों से ट्रेन जाती है और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, मुख्तलिफ शहरों को देखते हैं। आज जो है एक बर्थडे है जनाब, सालगिरह का दिन है। खैर ऑफिस का एक दिन गुजरा। किसकी बर्थडे जनाब अली? और हमारे एक हैं भाई बड़े प्यारे से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। अब इनकी बर्थडे मना रहे हैं, शादाब साहब की। आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे शादाब अली, तुम्हें बहुत सारी सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह ताला तुम्हें दिन दुनिया आखिरत में कामयाबी कामरानी अता फरमाए और तुम बहुत कामयाब हो मेरे बच्चे। और ये हमारा भाई ख़ास प्रोड्यूसर है जो कि हमारा हम और आपका जो प्रोग्राम है उसको ये प्रोड्यूस करते हैं, इसमें मेहनत करते हैं। ये टीम वर्क होता है, अकेला इंसान कुछ नहीं होता साहब। तो सर वक्फा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, थोड़ा रुकेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर आगे कदम उठाएंगे कि अब क्या करना है और आपने क्या करना है ये आप फैसला कर लीजिएगा। तो मैं ज़रा ब्रेक से वापस आ रहा हूँ, फिर मज़ीद चीज़ें शेयर करते हैं आपके साथ। वेलकम बैक ऑन सेकेंड सिटी 10। आपका मेज़बान नज़र अली बेग आप लोग खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह खैर के साथ। और आप वहाँ हमारे पास और जनाब हम एक दूसरे के साथ का सिलसिला जारी है सारी है जनाब अली। और बहुत से ऐसे काम का जो बहुत सारे रात भर की प्लानिंग से लेकर अब तक जो नहीं हुए, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी, हो जाएंगे काम। और अगर नहीं हुए तो इसकी कोई वजह हो सकती है। तो अगर देर सवेर की है तो कोई मसला नहीं है, वो बाद में भी किए जा सकते हैं। हो सकते हैं कोई वजह हो सकती है, वो आपके हक़ में बेहतर हो सकता है कि अल्लाह ताला ने शायद वो आज के दिन आप सोचते हैं रात में कि हम ये हमारे लिए दिन बेहतर है, तो नहीं साहब वो जिस दिन बेहतर
होता है उसी दिन ही वो काम सारे होते हैं। तो जनाब आज जो है हम बात कर रहे हैं, हमारा ये जैसे हम ब्रेक में पहले थे, ये बड़ा ज़बरदस्त हमारा गैजेट है, बड़ा ज़बरदस्त काम का गैजेट है, दुनिया भर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं हर एतबार से। अब तो समझ लें कि कंप्यूटर का ज़माना था, कंप्यूटर पूरे कमरों में होते थे, अब ये हमारे हाथों में आ चुका है, अब तो घड़ियों में भी आ चुका है। लेकिन इसका जहाँ फ़ायदा है वहाँ इसके नुकसान भी हैं साहब, और ये नुकसान अगर बच्चों पे पड़ जाएँ गलत तरीके से, गलत ट्रैक पे, अगर नज़रसानी नहीं हो रही पेरेंट्स की या हमारे टीचर्स की, वैसे तो स्कूल लाइफ में तो ये हमने देखा है भी कि बच्चों को अलाउ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए किताबें पहले अहमियत का हामिल रखती हैं। तो बच्चों पर सोशल मीडिया के असरात पर हम साहब बात कर रहे हैं। आज एक दफ़ा किसी के घर में भेड़ों ने छत्ता बनाना शुरू कर दिया, तो घर के मालिक ने देखते ही छत्ता ख़त्म करने के लिए कदम बढ़ाया, तो बेगम मदहम हुई कि भाई बोली कि रहने दो यार, क्या ज़रूरत है, क्यों परेशान हो, हम भी परेशान हो। तो मालिक अपने काम में चला गया और इधर भेड़ों ने बेगम पर बुरी तरीके से हमला कर दिया। जब मालिक घर वापस आया तो बेगम का बुरा हाल था, बेचारी डेंट ढूंढ थे सारे ज़ाहिर है वो हम जब करते हैं तो जहरीले मवाद होते हैं तो सारे मामला ख़राब हो जाते हैं, और फिर दर्द की शिकायत की वजह से वो बेचारी परेशान थी और इधर उधर भाग रही थी और शोर मचा कर ववेला कर रही थी कि भाई, ऊपर से शौहर भी गुस्से में आए और कहने लगा कि ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी का नतीजा है, तुम्हारी बेवकूफ़ी का नतीजा है, क्यों मिनट लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि छत्ता लगा रहे हैं, रहने दो, कुछ नहीं होता, अब पछतावा किस बात का। तो भाई जब तुमने हिला दिया है उसको, जाते जाते मना भी किया था मैंने कि यार जो चीज़ है उसको अपनी जगह पर रहने, तो बिला वजह किसी चीज़ में जो है ना हम फजूल में जिसे कहते हैं जितना मतलब काम हो उतना कीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा ना करें। अगर कोई आपका मना कर रहा है, कोई अपना भी मना कर रहा है, तो उसी की वजह हो सकती है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि साहब अगर बच्चों की अगर हम बात करें तो हमारे बच्चे बड़े प्यारे जैसे बच्चे हैं, फूल जैसे बच्चे, इनको फूलों की तरह पालना होता है और चीज़ों पे लेके चलना होता है ताकि बच्चे हमारे ये कौम का मुस्तकबिल, हमारे आगे का फ्यूचर है साहब, ये पूरे सिस्टम को लेके चलना है। अगर ये किसी और राइट नेगेटिव में चले गए, कहीं गलत जगह चले गए, तो फिर मसला ख़राब होता है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि अंदाज़ गुफ्तगू इतना ख़तरनाक, अब इसका असरात इतने आ चुके हैं हमारे बच्चों में कि जब वो बात कर रहे होते हैं अपने सीनियर से, अपने बच्चों से, टीचर से, तो ऐसा लग रहा था जैसे इनका अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा नहीं है, मतलब ये बहुत गुस्से में है, ये बदतमीज़ी में बात कर रहा है। लेकिन बच्चे का ऐसे कोई नहीं होता सोच में उसके कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन उसका बिहेवियर इतना ख़तरनाक हो जाता है कि वो सामने वाला कहता है कि आपका बच्चा जो है वो माज़रत के साथ बदतमीज़ हो गया है, तो इसकी ज़रा आप करें। तो फिर वो टीचर शिकायत करती है, फिर आपको बुरा लगता है कि हमारे क्यों बच्चे की शिकायत की, हमारे बच्चे में ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत दे रहे हैं, फिर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, फिर वो फजूल की बातें हो जाती है। खैर इसमें हम आज डिटेल थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे नफ्सियात हैं, हमारे स्कॉलर डॉक्टर इकरा नाज हैं हमारे साथ और डॉक्टर रिफत कमर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, सेट हैं, खैरियत से आ गए थे? अल्लाह का शुक्र, वेरी नाइस। अच्छा, ये बच्चों पर सोशल मीडिया के असरात, इस पे ज़रा ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? जहाँ फ़ायदा है फ़ायदा ठीक है, लेकिन ये देखिए सोशल मीडिया के असरात अगर हम देखें बच्चों के ऊपर, तो आजकल जैसे कि अभी आपने इतनी बड़ी तमीद बांधी है कि ऑब्वियसली उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। हमने ये गैजेट बनाया कि पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन मसला ये आता है कि हम उसको अपनी ईज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से कि भाई अगर वालिदैन किसी काम में मसरूफ़ हैं या वो बच्चे को सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने बच्चे के हाथ में ये गैजेट दे दिया। अब वो बच्चा सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब देख रहा है या कोई कार्टून देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, तो उससे फिर वो चीज़ इमिटेट कर रहा है, वो उस चीज़ के उन किरदारों को इमिटेट करता है, वो हर चीज़ को इमिटेट करता है, बिहेवियर्स को इमिटेट करता है, उसके स्कीमास, उसके थॉट्स, सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं और फिर वो एक आदत हो जाती है। फिर आदत से हम एडिक्शन का जो अगर एक वर्ड है तो हम वो इस्तेमाल करेंगे कि वो एडिक्ट हो जाता है उस मोबाइल फ़ोन का, कि जब भी मुझे जो है अगर मुझे मोबाइल नहीं मिल रहा तो वो तंग करेगा, टैंट्रम शो करेगा। तो पेरेंट्स के लिए एक ईजी गो वे भी है ये कि था वो फ़ायदे के लिए, लेकिन हमने कर लिया अपने नुकसान के लिए। बताओ रिफत साहबा, ये जो हो रहा है, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, हम अपनों से दूर और जो दूर हैं उनके करीब, जो कि वो भी करीब नहीं है, हम बर्थडे का इंतजार करते हैं, एक पोस्ट लगाते हैं और बच्चा इंतजार करता है यार आज लाइक्स नहीं आए, यार आज पोस्ट नहीं आई, लेकिन अपने जो रात 12 बजे से कॉल करते हैं हैप्पी बर्थडे और फलाना बड़ा मुबारकबाद, ये सारी चीज़ें वो मतलब एक्चुअल हमारी जो हमारी कल्चर देखिए अज़र आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने क्योंकि हम शायद उस जनरेशन के हैं जिसने वो टाइम देखा हुआ है जो सोशल मीडिया के बगैर था। हम उस जनरेशन के बच्चे हैं जिन्होंने आपस में फैमिली नाइट्स गुजारी हैं, फैमिली वीकेंड्स गुजारे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उन चीज़ों को। बट नाउ कमिंग बैक टू आवर किड्स, जो अब हमारी जनरेशन आ रही है, वो टाइम देख ही नहीं सक रही है क्योंकि हमारे वो फैमिली वैल्यूज़ थे, वो फैमिली गेट टुगेदर्स थी जो बिल्कुल सेल फोन सोशल मीडिया से इंतहाई दूर, जहाँ हमें एफर्ट्स करना पड़ता था कि उठ के जाएँ, मिलें बड़ों से, दोस्तों से, कज़न से। वो एफर्ट्स हमारे बच्चे नहीं सीख रहे हैं।
एक तो हमने ये कॉन्सेप्ट उनका ख़त्म कर दिया। सो व्हाट यू डू नाउ, बेटा सोशल मीडिया पे जाओ, फलाना की वो पोस्ट लाइक कर दो, बच्चा भी अज्यूम करे कि यार दिस इज़ इट, एक सोशल कॉन्टैक्ट के लिए मेरे लिए यही काफ़ी है। अब वो सिर्फ काफ़ी नहीं है, वो उसी में कंफर्टेबल है। अब वो तसव्वुर नहीं कर सकता कि चीज़ों को से आगे हमें बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंजर जो सोशल मीडिया का अब आ रहा है वो ये कि अब जो है ना, आपको पता है साइंस फिक्शन बहुत प्रमोट हो रहा है। व्हेन यू टॉक अबाउट मूवीज़ एंड कार्टून्स एंड ड्रामाज एंड ऑल दैट, तो उसमें साइंस फिक्शन को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। बच्चे फैंटेसी की तरफ जा रहे हैं, दे वांट टू एस्केप रियलिटी, वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, और वो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो 10 मिनट या 10 घंटे उस फैंटेसी में रहें। दे लव द गेम्स, हमने गेम्स को इतना आगे बढ़ा दिया है, अब तो वो आपके प्ले स्टेशन के वो आई डोंट नो व्हाट यू कैन कॉल देम, दोस गैजेट्स दैट यू वेयर इन योर आईज एंड यू आर देयर, 3D गैजेट्स, 3D गैजेट्स आ गए एंड दे आर सो रियलिस्टिक कि वो बच्चा लगा के बैठा है गुमसुम, बस उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जो दुनिया के इंसान और दुनिया के प्रॉब्लम्स हैं उससे उनकी सिंपैथी खत्म हो गई है। सो दे आर नाउ हार्डकोर पीपल जो सिर्फ फैंटेसी में अपने सारे फाइट्स खेलेंगे, लेकिन वो इंसानी ताल्लुकात को कोई शोभा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं कि मुझे इकरा कि क्योंकि आप माहिर नफ्सियात में माशाल्लाह के बड़ा वसी तजुर्बा रखती हैं, हमारे यहाँ एक जनरेशन ऐसे वो फ़ोन हमारे सामने ही आया है, वो एंटीने वाला वक्त और टीवी और टाइम 11 बजे PTV का बंद हो जाना और हमारी तहजीब तरीक़ेकार बड़ों की रिस्पेक्ट, सारी चीज़ें, इस जनरेशन गैप ने माँ बाप और बच्चों के दरमियान में कितना फ़ासला किया है, जबकि हमने देने वाले हम खुद ही हैं। देखिए बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप है। अगर सबसे पहले अगर हम सिर्फ अपने एक बेसिक एनवायरनमेंट की बात करें तो कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई है, बातचीत ख़त्म हो गई है। अब पेरेंट्स के पास वो टाइम नहीं है। जैसे हम अक्सर पेरेंटिंग स्टाइल सिखाते हैं तो हम एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले होती है कि आप का जो वक्त है, जॉब का जो औकात है, आपके वक्त आ रहे हैं वो क्या है, ठीक है, नेचर ऑफ जॉब क्या है पेरेंट्स की, और अगर नेचर ऑफ जॉब थोड़ी हार्श है तो आप कितना टाइम, क्वालिटी टाइम के ऊपर हम बात करें, हम क्वांटिटी की बात ही नहीं करते, हम कहते हैं क्वालिटी टाइम आप कितना दे रहे हैं। अब उस क्वालिटी टाइम में पेरेंट्स को भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपनी एक्टिविटी जो है वो डिज़ाइन करके नहीं रखनी, बच्चों को भी टोटली उन्होंने इंडल्ज कराना और किस तरीके से कराना है। अगर आप पहले ज़माने में बात करें तो पूरी फैमिली एक साथ बैठती थी, बरामदे होते थे और सब बैठ के चाय पी रहे हैं, कुछ लूडो खेल रहे हैं, कुछ, अब वाला सिस्टम नहीं है। अब लूडो भी इस पे आ गया है, सब अपने कमरों से बैठ के खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, अब पूरी फैमिली इंडल्ज है, तो वो फैमिली टाइम नहीं है, इसलिए कम्युनिकेशन गैप है। पेरेंट्स अपने हिसाब से बात करते हैं, बच्चे अपने हिसाब से बात करते हैं, और फिर वो दोनों का जो हिसाब किताब है ना वो एक किसी एक लाइन पे नहीं आता है, वो दोनों का जो है ना वो दोनों एक अलग अलग वेज में, एक ब्लैक में एक वाइट में, तो ग्रे एरिया है ही नहीं। इसलिए वो कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो हमें ज़्यादा जो है वो दिखने में, और इसी की वजह से बिहेवियरल इश्यूज आते हैं। फिर बच्चे कहते हैं पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझ रहे, और पेरेंट्स कहते हैं ये तो है ही खराब। मम्मी आपको नहीं पता, मम्मी आपको पता ही नहीं आज के दौर का, बातें कर रहे हैं, आपको नहीं पता जो मुझे पता है, ये मैं पढ़ा है ना मैंने, आप मुझे, अच्छा मुझे पता है, मुझे पता, गूगल मुझे पता है। और पेरेंट्स कहते हैं हमने दुनिया देखी है, दुनिया देखी अब कौन सी दुनिया देखी है, वो एक्सपीरियंस अपना सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पाते क्योंकि अल्फाज ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। आप जॉब में स्ट्रेस, हर चीज़, एंजाइटी, हर चीज़ में इतना फंसे हुए हैं कि आप वो एक्सपीरियंस बच्चों को किस तरीके से दे रहे हैं, आप इसका एक्सपोजर कैसे कर रहे हैं, आप अपडेट नहीं कर रहे, अपडेट नहीं कर रहे, हम पापा को चाहिए बिल्कुल वो भी थोड़ा सा अपडेट करें, बिल्कुल वो देखें कि उस पर्सपेक्टिव से देखें कि बच्चा किस पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहा है। आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें, बच्चा भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, आपके पास भी उसी क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन है जो आपने बच्चे को दिया हुआ है, खुद ही दिया आपने, हाँ खुद ही दिया है, लेकिन आप उस तरीके से इस्तेमाल करें, देखें, उसके ऊपर चेक इन बैलेंस रखें कि वो क्या देख रहा है, आप भी कोशिश करें वही चीज़ देखें। जैसे हम एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बताते हैं लोगों को, अक्सर ये मैरिटल काउंसलिंग में बताते हैं, पेरेंट्स को भी बताते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक टेलीविजन पे कोई बच्चा देख रहा है, कोई प्रोग्राम देख रहा है, मोबाइल पे देख रहा है, आप भी उसके साथ बैठ के देखें। बल्कि आप मूवी नाइट्स जो है ना, जैसे बच्चों को मूवीज देखने का शौक है, आप बोले जी एवरी वीकेंड विल हैव अ मूवी नाइट, हम सब एक मूवी देखेंगे और पूरी फैमिली बैठ के देखें, तो वो चेक इन बैलेंस भी रहेगा, बचपन से उसमें आप ये करें, बॉन्ड भी रहेगा, आप उसमें पार्टी करें, आप सब करें एक वीकेंड, ताकि बच्चों को भी हो कि पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर फॉर देम, और हमें जो भी मसला है वो हमें पेरेंट्स से बात करनी है, हमें इधर उधर जो है फेसबुक पे या फिर हमें किसी इंस्टा पे जाके किसी और गैर से बात नहीं करनी है, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट। हमारे जो आजकल जो मूवीज़ आ रही हैं, जिस तरह हम ये ड्रामाज भी अपने देख लें, हमारे अपने ड्रामाज, बिल्कुल मतलब वो तो ऐसे हैं कि माजर के साथ किसी लड़की को दिखा जिसकी शादी होने वाली है तो वो घर तो उसका बेचारी का तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब यही ना कि यहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग आती है, यू वेरी राइट, क्योंकि अब जाहिर सी बात है दे हैव रन आउट ऑफ टॉपिक्स, तो उनको थोड़ा मैच्योर अनकन्वेंशनल टॉपिक्स के ऊपर ये चीज़ें बनानी पड़ी हैं। यू नो एवरीथिंग इज़ अबाउट रेटिंग एंड PR एंड ऑल दैट,
बच्चों के मामले में ना दिस इज़ वेयर द स्क्रीनिंग कम्स इन। हर चीज़ दिखाना ज़रूरी थोड़ी है बच्चों को। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंग, मुझे हर मूवी थोड़ी अलाउड होती थी। मुझे बताया जाता था कि ये मूवी तो उसको देखनी नहीं है, गो टू योर। कौन से वाले वक्त की बात करें, सीडी वाला या वीसीआर वाला? सीडी और वीसीआर तो मेरा खत्म होने वाला था। आई एम अ 90s किड, तो वीसीआर तकरीबन खत्म हो रहा था और सीडी जस्ट शुरू हुआ था। क्या था वीसीआर का वक्त गुजरा? वीसीआर सीडी सब सीडी, हां यानी वीसीआर था का। फ्लॉपी डिस्क भी देखी, वेरी अच्छा, वेरी नाइस, कलेक्ट भी किए। अच्छा ओके फाइन जी। हम लोग 90s के बच्चे हैं। थिंग इज कि हमारे वक्त में भी हमारे पेरेंट्स में इतना सेंस था कि ये मूवी, इसका सब्जेक्ट थोड़ा सा सेंसिटिव है, बच्चों के हिसाब से नहीं है, बच्चे और कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए दे यूज टू स्क्रीन दोज थिंग्स फॉर हिम। हर मूवी नहीं देखनी होती थी, दे आर मूवीज जो बच्चों के टॉपिक्स पे बनती थी, बच्चों का किरदार उसमें होता था, वी वर अलाउड टू ओनली वॉच दोज मूवीज। या कॉमेडी मूवीज जो आपकी हुआ करती थी वो सिर्फ हमें अलाउड थे, हमें हर नदीम और शबनम की मूवी नहीं दिखाई जाती थी, हमें कहा जाता था थोड़े बड़े हो जाओ फिर ये चीज़ें तुम लोग देख लोगे। अब क्या हो रहा है, जो हाथ में आपने सेलफोन पकड़ा दिया, देयर इज़ नो स्क्रीनिंग। पेरेंट्स को लगता है कि मैंने कार्टून खोल के दिया तो वो कार्टून ही चल रहा है, उनको ये नहीं पता कि बच्चे को आपके यूट्यूब का पासवर्ड भी पता है, बच्चे को आपकी सोशल मीडिया का पासवर्ड भी पता है, और उसने अपनी अलग अपने नाम से कोई अच्छी योबरो वाली प्रोफाइल बनाई हुई है, और वो क्या देख रहा है वो पेरेंट्स को नहीं पता। अरे क्योंकि दे नो कि हाउ टू डिलीट द हिस्ट्री। हाँ आपने चेक्स नहीं लगाए हुए, अगर आप बच्चे को गैजेट दे रहे हैं तो आप चेक्स लगा दें। अब बस मैं कहूँगा कि एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर आता है, वो एप्लीकेशन मिल जाती है, वो डाउनलोड करके रखें और बच्चे को फोन दे दें, सारा दिन रिकॉर्डिंग करता रहेगा। और मोबाइल फोन से ज़्यादा मैं कहती हूँ बिग स्क्रीन पे दिखाएं, ताकि आप चलते फिरते देख सकें कि बड़े स्क्रीन पे चल क्या रहा है। मुझे याद है कि हमारे यहाँ जब कंप्यूटर आया पहली दफ़ा 486 की, मैं 386 की बात कर रहा हूँ, 94 93, तो हमारे घर में आया तो वो भी बड़ा एक जैसे था ना एंटीना, चलो ओके फाइन, टीवी लगा हुआ है, सब बैठ के ड्रामा देख रहे हैं, 8 बजे का ड्रामा आता था, और धुआं ड्रामा, धूप अनकरी अनकही ड्रामा, अगन टेढ़ा, मतलब ये सब कमेज किस्म के बहुत से इसमें, और हैपनिंग बेस्ड। बहुत दिलचस्प। अब वो जब कंप्यूटर आया तो हमारे अम्मा थोड़े से, यार ये क्या आ गया, ये क्या चीज़ है, इसमें क्या सवालात बहुत आ रहे हैं, इसमें क्या, अच्छा इसका मुंह ऐसे करके रखना बेटा है, हम यहाँ बैठे हम भी देखें क्या, हम भी सीखना चाहते हैं। अब ये माँ बाप की थी कि हम भी सीखना चाहते हैं, तो उसका भी बड़ा एक, शुरू के बच्चे जो थे थोड़ा सा हम जैसे थोड़ा सा बचा गए, लेकिन अब तो बच्चों को पता ही नहीं है कि जना वो ब्रेक पे, हाँ ब्रेक पे जाना, अच्छा ब्रेक पे जाने के बाद बात करेंगे, बहुत से बच्चे बंद कमरों में टिकटॉक बना रहे हैं और अम्मा अब्बा को नहीं पता, वो पड़ोसिया के बताते हैं भाई आपकी बच्ची के इतने मिलियंस फॉलोअर्स हो गए, पता है आपको, पता है आपको नहीं पता, जाने आप वक्फे के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10, आपका मेज़बान अजहर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है जनाब अली, और आप वहाँ हाजिर है, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर के साथ होंगे। और टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है जनाब। डॉक्टर रिफत कमर साहिबा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इकरा नाज स्कॉलर माहिर नफ्सियात हैं, और हम बात कर रहे हैं बच्चों पर जो है सोशल मीडिया का इम्पैक्ट एकदम से जो है एक पॉजिटिव तो होना चले, एक अलग बात है, सीखना सिखाना अपनी जगह। डॉक्टर इकरा साहिबा मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ बच्चे सीखते हैं, सिखाते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे, तो अब मसला है कि चैट जीपीटी भी है, हम नोट्स भी बनाना हमारे लिए आसान हो गया, मतलब वो आप ऑडियो करें चैट जीपीटी पे, अगर एप्लीकेशन आप मोबाइल फ़ोन में डाल लें प्ले स्टोर वगैरह से, तो वो बाकायदा उर्दू में रिप्लाई करेगी, ये करेगा, ठीक है। तो वो तो फिर बच्चों को आप मतलब फिर तो बचेगा कि यार ठीक है यार पेपर तो कल को तो पेपर भी फिर चैट जीपीटी कर रहा होगा सारा, यार मेरे आने की ज़रूरत क्या है, फिर तो सॉरी टू से 20-30 सालों में ऐसा होगा नहीं, खैर, लेकिन फिर तो बच्चे नकारा नहीं हो जाएंगे आने वाले। बिल्कुल, ये जो टेक्नोलॉजी है देखें ये फ़ायदे के लिए है। नाउ इट्स अप टू अस कि हम उसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें या नुकसान के लिए इस्तेमाल करें। देखिए फ़ायदा कैसे है, एक चीज़ है एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपने फॉर एग्जांपल एक रिसर्च पेपर लिखना है, आपको डेटा नहीं मिल रहा कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी, क्या क्या रिसर्चेज हैं, आप उसके अंदर डालें, वो आपको बताएगा भाई ये ऑथेंटिक रेफरेंस है, आप उस ऑथेंटिक रेफरेंस को कॉपी करें, पेस्ट करें, स्कॉलर पर जाके पढ़ें और अपना काम कर रहे हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, पूरा सवाल लिखते हैं चैट जीपीटी में कि राइट और जनरेट अ रिपोर्ट और एन असाइनमेंट ऑफ दिस, वो चैट जीपीटी आपको हेडिंग्स बना के सब दे देता है, वो टीचर को डायरेक्ट सबमिट करा देता है। अब मजे की बात यह है कि टीचर्स भी इसी ज़माने के हैं, लर्नर्स हैं, उन्होंने लर्न किया इन चीज़ों को, वो इस आई स्कैनिंग से पता लगा लेते हैं कि बेटा ये चैट जीपीटी है या आपकी राइटिंग है, क्योंकि पेपर में तो वो क्वालिटी नहीं आ रही, असाइनमेंट में कैसे आ रही है, इतनी एक्यूरेसी कैसे, इतनी एक्यूरेसी, इतने प्यारे वर्ड्स कैसे जो पेपर में नहीं है और इसमें, तो वो फिर इस तरह पकड़े जाते हैं। तो फ़ायदे के लिए अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नुकसान है तो फिर हाँ सही बात है। कॉलर जी हमारे साथ हैं याहिया भाई, अस्सलाम वालेकुम याहिया भाई। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। अल्लाह ताला को खराब सुनने का। हमारी रमशा बहन का भाई है, पता ही नहीं चल रहा भाई। रमशा बहन हमारी जो है वो चली गई हैं। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा गाँव में खुश हैं आप दोनों मेहमानों को बहुत सलाम हो। अगर भाई सोशल मीडिया पे बच्चों के साथ मैं कहता हूँ बड़ों पर जो असरात हैं उनसे बड़े भी रहते चाहिए,
मैं अपनी बड़ी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। देखो, आप अपने घरों में भी ध्यान से देखेंगे ना, ज्यादातर माएँ भी बच्चे अपने मोबाइल लेके अलग बैठी हुई है, अब्बा साहब अलग बैठे हुए हैं, बच्चे अलग बैठे हुए हैं। आप बच्चों को टाइम क्या दे रहे हैं यार? बच्चों को तो आप टाइम ही नहीं दे रहे। बच्चा तो आप मैंने एक जगह में आपको बताऊं कि हमारे एक खानदान में एक बच्ची है, उनकी बेटी जो है, उनकी बेटी छोटी सी है, उसके उन्होंने शुरू से उनको दे दिया मोबाइल हाथ में, और इतने छोटी एज में वो कार्टून देखती रहती थी, हत्ता कि इतनी एडिक्ट हो गई कि उसने बोलना छोड़ दिया। फिर डॉक्टर से उसने कहा तो ये बोल क्यों नहीं बच्ची बात, बोलना क्यों नहीं सीख रही? इसलिए उसने कहा कि बच्चे से आप बात करेंगे तो बोलेगी ना, उसको तो आप मौका ही नहीं दे बात करने का। आप अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल पे आप हाथ में दे देते हैं और वो फिर इसी में लगा रहता है, फिर हम उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना। देखिए, बात की मैं आज आपको बताऊं, अगर भाई मैं तो इंटरनेशनल मीडिया सारे देखता हूँ, ये कोई पाकिस्तान का मसला नहीं। आज ऑस्ट्रेलिया में लेजिस्लेशन कर रहे हैं कि 16 साल से कम उम्र बच्चों को जो है वो सोशल मीडिया की रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देनी चाहिए। रेगुलेशन न्यूयॉर्क में भी हो रही है। न्यूयॉर्क का मेयर कहता है कि मेरा बच्चा चले तो मैं 14-15 साल के बच्चों को एंड्रॉइड मोबाइल ही ना दूं। तो ये ऐसे हालात है, इसमें जो समझने की चीज है ना, तो हर माशरे के हर फर्ज का, अगर उल्मा है तो उनका अपना फर्ज है, अगर आप टेक्निकल स्टाफ है तो उसका फर्ज है, और फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप और स्कूल पे होती है। माँ बाप अगर खुद वो गाइड करेंगे, इन चीजों को बताएंगे, और देखिए ये ऐसी बेलगाम गाड़ी है ना, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लगाम देना आपका काम है। आप जब तक अपने गैजेट से हट के थोड़ी देर बैठ के साइड में बैठ जाए, बच्चों से कहेंगे आप एक दूसरे इंटरेक्ट करें, इसमें बात करें, इस तरह की चीजें चलेंगी। मेरा सवाल इनसे ये है, इन दोनों भाइयों से मेरा सवाल ये, लेकिन बात है कि वही मैं आपसे कहूंगा कि हम बच्चों को तो कहते हैं, बच्चे तो एक रॉ मटेरियल है, उसको आप जिस तरह लेके जाएंगे वो चलेंगे। हम वालिदैन की जिम्मेदारी क्या बनती है, मेरी ये सवाल है। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। सही बोल रहे हैं, पकड़ा दिया खुद ही फोन। हमारी बात इतनी अच्छे तरीके से बोल दी ना कि मेरे ख्याल से हमें कुछ मजीद वजाहत करने की जरूरत नहीं है। ही इज सो राइट, ही इज एब्सोल्युटली। बच्चे सुनते थोड़ी हैं आपकी बात, दे फॉलो व्हाट यू डू, वो आपको देख के फॉलो करते हैं। अगर आप ही सारा टाइम अपने सोशल मीडिया पे इंटरेक्शंस रखेंगे, आपने अपने आप को वहीं पे मसरूफ किया हुआ है, वो भी यही सीखेगा आपसे। सही बात है। तो कल को अगर बच्चा एडिक्ट हो रहा है तो इसमें कसूर किसका है? लिटरली पेरेंट्स का है, क्योंकि पहली गोद ही माँ बाप की है भाई, माँ बाप की है। और मैच्योर जो बंदा है ना, वो जो समझदार बंदा है, वो जिम्मेदार बंदा है। बच्चा तो नाबालिग है ना, उसने जो ये हरकतें शुरू की हैं, वो पैदा होते ही उसने देखा है, तो उसने ये हैबिट्स शुरू। इवन के पता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि घर में हमारी देख रहे हैं कि जनाब बच्चा खाना नहीं खा रहा, कि नहीं मम्मा फ़ोन पे दें, वो जो अब मम्मा खाना पका रही हैं, बच्चा तंग कर रहा है, फ़ोन पकड़ा दिया उसको। यार आप फिजिकल की एक्टिविटी में डाल दें, कोई टॉयज़ ले आए, अगर छोटा बेबी है तो आप उसको काम में लगना कि कोको मेलन फलाना मेलन दिखा दें। आप मदर्स को खाना खिलाते हुए भी मोबाइल फ़ोन, क्योंकि आप 40 स्पेशलिस्ट हैं, ज़रा बताएं कितना नुकसान। डॉक्टर साहब हमारे बच्चे खाना नहीं खा रहे, बताइए, बड़ी परेशानी हो रही है। तो उनका एक्सक्यूज़ क्या होता है? व्हेन आई टेल देम कि देखें आपने जो है ना स्क्रीन टाइम तो देना नहीं है, और ये अंकल ने बहुत अच्छी बात कही, ही इज़ एक्चुअली राइट। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये आपके यूरोपियन काउंसिल्स, आपकी अमेरिकन काउंसिल्स एंड ब्रिटिश काउंसिल्स, तीनों ने आपकी गाइडलाइंस दे दी हैं। और ये अभी नहीं, अब तो 5-6 साल हो चुके हैं इस गाइडलाइन को, कि अंडर 16 ईयर्स नो स्क्रीन टाइम। अच्छा, ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अभी अंग्रेज फॉलो करें, हम तो आपको पता है हम है ना, हम तो अपने मतलब के लिए चलते हैं। तो ये नाइट पैकेजेस चलो दुनिया भर में, मैं तो नहीं देखता कि नाइट पैकेजेस ये होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते। रात में सोने के लिए बनाई अल्लाह ताला ने। हम ठीक है, जिन मकसद के लिए नाइट पैकेजेस आए थे, सर कंपनी को अपना फ़ायदा कहने सर ये नाइट पैकेज में तो हम तो रात भर जाग रहे हैं, रात भर काम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी काम हो रहा है, चलो फ़ायदा हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन सेहत भी तो ख़राब हो रही है। दवाइयाँ कितनी महंगी हुई हैं हमारे यहाँ, आप बीमार। मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उनकी, जैसे ये मिडनाइट डील्स आती हैं, ये नाइट पैकेजेस आते हैं, ये है क्यों? ये ओबीज बना रहे लोगों को। वो आई थी मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त, क्या लोग जो इमोशनल ईटिंग करते हैं, वो रात का टाइम ऐसा होता है, आपने कोई रेडियो पे या आपने उस पे उदास सा गाना सुना, आपको अपना कोई पुराना ट्रॉमा याद आया, अब आपको जो है ना, अब उसको सेटिस्फाई कैसे करें उस लो मूड को? आपने फ़ौरन खोला जी कोई ऑनलाइन ऐप, अपना फूड ऑर्डर किया, अब वो सस्ता भी आ रहा है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता, यार सस्ता इतना अच्छा खाना, चलो मंगा लेते हैं। फिर टेस्ट बर्ड्स को हमारे आदत है ना, तो हम वो खाते हैं, हम उसकी जगह कोई हेल्दी चीज़ रिप्लेस नहीं करते। तो इस तरह ओबेसिटी भी बढ़ रही है। दूसरी चीज़ एडिक्शन तो हमारी बढ़ी रही है बच्चों की, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बिग स्क्रीन से हम स्मॉल स्क्रीन पर आ गए, जस्ट टू रिलीज कि हम भाई हम आसानी रहे हमारे लिए। आप बिगर स्क्रीन पे लगाएं, अगर आपने बच्चों को दिखाना है कार्टून। मैं भी अपनी बेटी को दिखाती हूँ भाई, वो जो कार्टून नेटवर्क पे आएगा, स्कूबी डू आएगा, आपने वही देखना है। इलाहाबाद में वही देखेंगे, इलाहाबाद में और कुछ नहीं देखेंगे। तो आपने रोमा डियाना, बच्चे हंसते नहीं, चुप होके बैठे हैं। हमें याद है टॉम एंड जेरी, आप टॉम एंड जेरी देखें, आप डोनाल्ड डक देखें, लूनी ट्यून्स देखें,
आप वो वाली चीज़ें देखें। हाँ। इससे बेहतर है, क्योंकि इनके अंदर अगर आप कोकोमेलन और इन चीज़ों की देखें, इसके ऊपर रिसर्च है। वो कहते हैं कि इनकी आइज़ का जो साइज़ है वो बड़ा है थोड़ा, और दे गिव अस हिप्नोटिक ट्रांस, और बच्चे जो है ना उसको देख के एडिक्ट होते हैं। तो हम जो है वो और कलर्स उन्होंने ऐसे वाइब्रेंट, और जितना जल्दी वो चेंज होता है वो बच्चे उस हिप्नोसिस के उसमें, उस ट्रांस में जो है वो अपने आप को बिल्कुल खो देते हैं, और दे गेट दैट एडिक्शन कि भाई हमें देखना है। अरे इतना फिर मतलब बच्चा इतना फास्ट हो गया है कि मतलब वो टीचर को सुन रहा होता है, टीचर से पहले जबकि मुझे पता है। हाँ, ये मुझे क्योंकि वो रील्स ने, शॉर्ट्स ने इतना फास्ट कर दिया है कि अब्बा कहते हैं कि बेचारे अब्बा तो पुरानी जनरेशन के, गूगल ने इतना फास्ट कर दिया कि बेटा ज़रा मैं ये बात कर रहा था तुमसे, हाँ वो ज़रा जल्दी बोले ना। मतलब यार आपके वो सुनने की वो नहीं है, एक्टिव लिसनिंग नहीं है। हमारे बड़ों की तो जीरो कर दी मादत के साथ। आप ये अपने सर्कल में अगर गौर करें तो फिर क्या करें, इसका क्या हाल है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पेरेंट्स की सिचुएशन, आप वी हैव टू सिट देम डाउन। इतना आसान नहीं है कि हम सीधा पेरेंट्स को बस ब्लेम करके छोड़ दें। चले ब्लेम है उनका, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हमारी गलती है, सोल्यूशन भी हम नहीं निकाल कर देना। बिल्कुल। फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स के सर्कमस्टांसेस क्या हैं, किन सर्कमस्टांसेस में वो मजबूर हुए हैं कि उन्होंने बच्चे को सोशल मीडिया पे बिठाया। आइदर दे वर बिजी, जॉब कमिटमेंट्स, या घर की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा। न्यूक्लियर फैमिली वाली माँ तो एक अलग चीज़ है, चले मजबूरियां अलग चीज़। पहले तो आप उनकी मजबूरी फाइंड आउट करें कि मजबूरी कितनी बड़ी मजबूरी है, एंड देन टेल देम, उनका शेड्यूल आप बना कर दें कि अच्छा ठीक है, अब आपकी ये मसरूफियत है, आप इतने बजे ऑफिस जाती हैं, इतने बजे आप ऑफिस से आती हैं, नाउ दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रेटेजाइज। इतने बजे से इतने बजे कोशिश करके आप नैप ले लें, इतने बजे आपके बच्चे का टाइम होगा। अच्छा, अब बच्चा मेरा नहीं खाना खाता टीवी देखे बगैर, सो यू देन प्लान आउट कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। टीवी के जरिए दिमाग को बर्बाद कर देना, डेवलपमेंट बर्बाद करना, या खाने को 1-2 घंटा उसकी जिद में डिले कर देना। वो इंसान है, उसको भूख तो लगेगी। आप 1-2 घंटा दें उसको टाइम। तुम्हें खाना तो वैसे भी खाना है, तो तुम 1 घंटे बाद खा लो, कोई बात नहीं। सो यू हैव टू रीअश्योर द मदर कि एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर, आई एम गिविंग यू द अश्योरिटी कि आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। आंखों पे कितना असर पड़ता था ये तो बताएं। आंखों पे, आंखों के जरिए दिमाग पे, दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। सर्वाइकल इश्यूज भी सुना मैंने कहा। सर्वाइकल, मेरे पास इतने बच्चे हैं वो पोस्चरल इश्यूज के साथ हंचबैक आते हैं मेरे पास, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 6 years old and 5 years old। रीजन जी, ये पूरी रात यूं बैठी रहती है फोन पे। हाँ, अब वो जब यूं करेंगे तो इसका तो लोड अच्छा खासा हो जाएगा। फिर दे कम विद सिवियर हेडेक्स, माइग्रेन्स। 11-12 years old are coming with migraines। हमारे ज़माने में खाने बहुत अच्छे हुआ करते थे, आज के बच्चे पता नहीं क्या खा रहे हैं, वो खाते हैं, रूटीन सारी आउट हुई है, सत्यानाश करा। बायोलॉजिकल क्लॉक उन्होंने अपनी ख़राब कर दी है, रात को जागेंगे, दिन में सोएंगे। तो वो अब एक सिस्टम है कि रात होगी तो हमारे केमिकल्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे, जो गुड नाइट स्लीप कहेंगे कि भाई गुड नाइट आपको सोना चाहिए, और हम कहेंगे कि नहीं, हमें मोबाइल देखना है या हमें टीवी देखना है, और वो कलर्स हैं वो जो हमारे उन हार्मोन्स को अल्लाह हाफ़िज़ कह देते हैं, और फिर हमें सुबह नींद आती है। अक्सर बच्चे स्ट्रीक्स लगा रहे होते हैं, नींद क्यों रात भर क्यों नहीं आती। भाई आप सुबह सोओगे तो रात भर क्यों नींद आएगी। आज ही सुबह मैंने एक बच्चे को किया है कि ये उसके रिप्लाई बैक किया, मैंने कहा, उसने कहा नींद रात में, मैंने कहा सुबह जाओगे तो नींद रात भर कैसे आएगी। भाई मुझे याद है कि हमारे भाई भी कह रहे हैं, फाद भाई भी कह रहे हैं, इवन कि हम भी अपनी लाइफ, आप लोग भी, कि हम लोग जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, ये थे ही नहीं ना हमारे यहाँ, तो वो पहले पुराने वाले फ़ोन होते थे, वो घुमाई जाओ, तो डायल वाले। तो हम नींद नहीं आ रही होती थी, हम 9 बजे, अम्मा कहती नहीं खाना खा के सोना, ऐसे नहीं सोना, हम वहीं सो जाया करते थे। और अच्छा सिस्टम था ना, तो पीटीवी बंद हो जाया करता था 11 बजे, वो आखिर रात रंग आया करता था, वो बंद होता था, उसके बाद कुछ नहीं आता, फिर आना बंद, फिर उसके बाद ये चैनल्स की भरमार आना, डिश एक्सेस चीज़ें, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन सही बात है आप लोगों की कि हम दुनिया भर में लोग अपने लिए वक्त निकालते हैं, हम औरों के लिए वक्त निकाल कर अपने आप को बीमार कर लेते हैं, परेशानियों में मशगूल हो चुके हैं, हम अद्वियात खरीद रहे हैं, हम अपनी, जैसे आपने कहा ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, बेवक्त का खाना खाना, जैसे आपने, ये बेवक्त का खाना खाना, ये वो फलाना ऑर्डर कर लें, दिमाग ऑर्डर कर लें, बच्चों को खिलाई जा रहे हैं, बच्चे सो गए थोड़ा। देखिए, ऑर्डर पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी अजहर, बहुत माजरत के साथ, हेल्दी फूड पे कभी डील नहीं लगती। किसी महंगा होता है सैलड, सबसे ज़्यादा महंगा ही सैलड है। यू ऑर्डर सैलड, ओ माय गॉड, उसकी प्राइस डबल है। और बर्गर 300, 250, 200 रुपए में आपको बर्गर मिल रहा है विद कोल्ड ड्रिंक, और किसी का बस चलो तो फ्राइज भी। तो अब देखें, देयर मेकिंग द अनहेल्दी जंक फूड वेरी चीप, और हेल्दी फूड आपके रीच में ही नहीं। अगर आप मिडनाइट डील्स खोलें, आपको कोई हेल्दी आइटम उस वक्त ना नहीं मिलेगा। मेरा प्रोड्यूसर कह रहा है 200 का बर्गर जहाँ मिल रहा है ना, तो अगली बार आप आए तो लेके आइएगा। अच्छा, कराची में ज़्यादा है, मैं समझता हूँ ये जो फास्ट फूड का ट्रेंड है, मैं पूरे पाकिस्तान मूव किया, लोगों से उठना बैठना, वहाँ इन चीज़ों का नहीं है, टाइम पे खाना खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, और वहाँ वाकई 3 घंटे पहले तक खाना पीना सब बंद करते हैं, और वक्त पे 10 से 5 जो गोरा भी कहता है कि सो जाओ, और यकीन जाना अगली दफ़ा आप सो जाएं तो अगले गोटे गिटे आपके सारे ज़बरदस्त सेट हो जाते हैं आपके।
लेकिन बाद में फिर हम पकड़ रहे होते हैं यार क्या करें, फिर डॉक्टर पर इजाफी अखराजात लेके जा रहे होते हैं, फिर आप परेशान पे कि जी महंगाई बहुत हो गई है। तो एक्सेस तो हमने चादर से पैर, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे चादर से पैर बाहर ना निकालो, हम तो चादर क्या, हम तो चादर ही ऊपर से, चादर है ही नहीं, चादर है ही नहीं हमारे पास। हाँ है, सही जो है हैंड टू माउथ हम हैं ही क्यों, इसलिए है ना। अब देखें अगर ये फास्ट फूड की बात की जाए और हम बच्चों को जो जंक फूड खिला रहे हैं उसमें शुगर की जो है वो बहुत ज़्यादा है मिकदार। हाँ। अब बच्चे जो हैं वो हाइपर एक्टिविटी का शिकार हैं। हाँ। इतने हाइपर एक्टिव हैं कि उनको संभालना मुश्किल है। जी जी जी, क्योंकि वो हम क्या है कि आपने हर वक्त चॉकलेट देनी है। अब आप एक रेंज रखें कि भाई अगर दिन में 1 से 2 चॉकलेट बच्चा खा रहा है तो इट्स इनफ, सही है। अगर वो और उसके बाद भी वो ब्रश कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें, और हेल्दी फूड कितना खा रहा है, उसके साथ वो ऑल्टरनेटिव कोई जूस पी रहा है, घर का बना हुआ खाना खा रहा है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप 24 आवर 24 घंटे में उसको बाहर का दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें, परेशानियाँ भी हैं, फिर मुश्किलात हैं, वक्त की कमी और सवाल बहुत सारे बढ़ रहे हैं। लेकिन जनाब अली डॉक्टर रिफत कमर साहिबा आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आपने बता दिया कि आँखों के लिए जो है मोबाइल कितना ख़तरनाक है ना, तो फिर आँखें चश्मे लगवाएं या फिर आँखें सर्वाइकल इशू करवाएं, फिर बाद में परेशान होकर इनके बस हैं। चलिए इस बहाने आपकी जो है सिलसिला क्लिनिक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। माजरत के साथ इलाज के लिए बैठी, मैं तो बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ये तो मैसेज भी दे रही है साथ में, ऐसी बात नहीं है कि आप दूर रखेंगे तो फ़ायदा आपका और आपके बच्चों का। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपका थैंक यू वेरी मच जनाब। और वफ़े के बाद दोबारा खत्म होंगे नए टॉपिक के साथ। ये साया, जादू और ये फिर कोई बीमारी क्या है, ये जानेंगे, इस पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे आपके साथ। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है जनाब, और आप वहाँ हाजिर हैं और मुख्तलिफ टॉपिक के साथ हम हाजिर हो जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, और आप हमें देखते हैं, सुनते हैं और सराहते हैं और कुछ सीखते सिखाने की हम भी कोशिश करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं सिटी एट 10 की तवज्जो से और चैनल की तवज्जो से जनाब अली। और हम इस वक्त जो हम ब्रेक से पहले थे हम ये बात कर रहे थे जनाब की साया, जादू या फिर कोई बीमारी या फिर दिमागी कोई शरपसंद या कोई ऐसी कोई चीज़, डिप्रेशन या दिमागी कोई मसले मसाइल माहिर नफ्सियात से रुजू करना आया कि ये कितना है। अगर हम बात करें शिज़ोफ्रेनिया की अलामत को अक्सर लोग लाइल्मी की बुनियाद पर जन्नात का असर या जादू टूटने का नतीजा समझा जाता है, समझ लेते हैं या तो खैर। लेकिन इस मामले में आगाही से न सिर्फ मरीज़ को तकलीफ़ से बचाया जा सकता है बल्कि इसके गिर्द रहने वाले लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो सकती है। पाकिस्तान में हर दूसरा फ़र्द किसी न किसी दिमागी नफ्सियाती मसाइल से दो चार है। अब उसको आप मुल्क के हालात कहें या माशरती हालात कहें या इकनॉमिकली हालात कहें या मुल्क में जो ये खौफ की समटाइम होता है कि यहाँ से जाना है वहाँ से नहीं जाना, फ़ोन छुपाना है, ये करना, XYZ पे फ़ीस देनी है नहीं देनी है, अच्छा ये काम करना है, अच्छा फलाना चीज़ महंगी हो गई है, तो उसमें रहकर बहुत से इंसान कुछ का कुछ कहीं और निकल जाते हैं, एक चीज़ नहीं हो सकती। तो अब बात ये कि ये जो शिज़ोफ्रेनिया दीगर बीमारियों की तरह आम नहीं है, लेकिन तहकीक से साबित हुआ है कि दुनिया की 1% आबादी इस मर्ज़ में मुब्तला है। अब इस मर्ज़ से मुतालिक मालूमात आम नहीं है, अमूमन नहीं पता होगा बहुत से लोगों को, जिसको पता नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा। बाकी आप अगर इसकी तशख़ीस और इलाज में मुश्किलात देखने में आती हैं, जब पता नहीं होगा तो नो हाउ नहीं होगी तो कैसे, तो इस पर हम डिटेल बात करेंगे। इस मरीज़ के बारे में आगाही से आप अपने गिरदोनवा में रहने वालों की मदद कैसे कर सकते हैं और कैसे करेंगे, तो इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल हन्नान समरूदी साहब मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैर तभी ठीक है। बहुत दिलचस्प मौजू है आज का, है ना, ये साया, जादू या कोई दिमागी मसला, मुझ पर जादू हो गया है, ऐसा नहीं लग रहा, मुझे नज़र लग गई है, मैं गिर रहा हूँ, मेरा बीपी चेक करो फटाफट, चलो किसी बाबा के पास चलते हैं। सर थोड़ा सा रोशनी डालें, जादू तो खैर बारह है, जिसमें कोई वो नहीं है, प्लीज़। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। सबसे पहले तो ये कि जादू, जिन्नात, नज़र और शयातीन की शरारत वगैरह इन सब का वजूद है। कुल्ली तौर पर इनकार भी नहीं किया जा सकता, और इतना बड़ा हवा नहीं है जैसे लोगों ने उसको मुसल्लत किया हुआ है। दरअसल हमारा यानी आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन शैतान, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम की वजह से उसको जन्नत से निकाला गया, तो उसने कहा था कि मैं इन्हें हर तरह से गुमराह करूँगा। अच्छा, बेशक, हाँ सही कह रहे हैं। सूरह आराफ क्या थे, शैतान ने कहा लातियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से घेरूँगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं उसमें शैतान का अमल दखल है। जादू भी शैतान के बगैर नहीं होता, ठीक है, और जिन्नात तो होते ही शैतान के, जो जिन्नात में जो लोग काफिर हैं, शरारती हैं, उनको शैतान कहा जाता है। अच्छा, और इसी तरीके से बाकी सफले इल्म में जो कुछ भी है, इसके ज़रिए से जो लोगों पर असर होता है,
अब हकीकत में किस पर जादू है नहीं है इसका तयन करने में लोग अक्सर गलती करते हैं। जैसे अभी अपने का ज़रा सा सर में दर्द हुआ, ज़रा सा कुछ हुआ, करने किसने कुछ कर दिया है। और जब आमिल के पास पहुँचे हैं तो वो डराता है कि जी आप पर तो बहुत ख़तरनाक, वो पहले हाइप ऐसी क्रिएट करता है जी कि आपको तारी फीलिंग आ जाती है। और आपको ये भी होता होगा, ये भी होता होगा, वो तुक्के लगाते हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तुक्के लगा मुसलमानों, कहते हैं तो बहुत ख़तरनाक है आपका और उसके लिए जो है तोड़ करना पड़ेगा। उनकी दुकान हम बता नहीं सकते आपको, जी दुकानदारी चलती है, दुकानदारी शुरू हो जाती है। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ देखिए 3 तरह से ये आम तौर पर लोग इसमें मुब्तला हैं। कुछ तो नफ्सियाती तौर पर मुब्तला होते हैं, माशी परेशानी है, ख़ानदान में कोई तनाव है, किसी से कोई, तो वो जहनी तौर पर जो है ना वो इस तरह से इसमें मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। वो कहते हैं जी इन पर कोई जिन्नात है, जादू है, हालांकि ऐसी बात। और कुछ लोग हकीकतन मुतासिर होते हैं इसलिए कि शयातीन की आदत ये है कि आप दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर उन्हें कुछ नुकसान पहुँचाएँ, वो ज़रूर और बहुत देर तक इंतकाम लेते रहते हैं। अच्छा, अब चूँकि वो हमें नज़र नहीं आते, अल्लाह ने फरमाया इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, हम सोचेंगे इब्लीस तब भी। और उसकी नस्ल तुम्हें देखती, तुम उन्हें नहीं देख सकते। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर रात के वक्त, दिन में भी रात में भी हम जब दरवाज़ा खोल रहे होते हैं और हमने धार से दरवाज़ा खोला, पता चला कि जी वो वहाँ खड़ा हुआ था या जा रहा था, उसको लगा उसने अब आपके ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दी। अक्सर ख़वातीन खिड़की खोली और वहीं से कहीं पानी फेंक दिया, कचरा फेंक दिया, और उन्हें जाकर उनके ऊपर गिरा, वो इंतकाम शुरू कर देते। अगर बुरे हों, अगर बुरे हों या अच्छे हों, अच्छा दोनों सोच, इंतकाम तो उनके किसी आम बंदे फेंको तो वो भी ज़ाहिर है। कहते हैं जहनी तौर पर ना वो इंसानों के मुकाबले में इतने छोटे जहन के मालिक होते हैं जैसे बच्चा, तभी तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हाँ, तो जिन्नात जो है वो सब चाहे नेक भी हो, अगर उसको तकलीफ़ होगी तो आपको तकलीफ़ पहुँचाएगा। सही सही। और तीसरी किस्म जो हमें अंदाज़ा हुआ मरीज़ों को देखने से कि वो एक बड़ी तादाद ऐसे मरीज़ों की है जो सिर्फ़ तकल्लुफ़न अपने आप को जो है ना ज़ाहिर कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक नौजवान बच्ची का इसी तरीके से कि बहुत गहरा असर है, साया है, जादू है, जिन्नात है, जब उन पे दम करते हैं, कुछ करते हैं तो कुछ दिन के लिए सही हो जाती है, फिर वही। तो किसी साहब ने जो इलाज कर रहे थे उन्हें बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ समझा के बेटा है असल मसला क्या। उसने कहा मेरी उम्र गुजर रही है, घर वाले शादी नहीं करवाते, तो अब मैं क्या करूँ। अच्छा, तो बहुत सारी, ये एक मिसाल नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें। तो वो जो पहली किस्म है कि वो जहनी तौर पर लोग परेशानियों में मुब्तला होकर के इसके आदी हो जाते हैं, या कुछ लोगों को वहम की बीमारी होती है। ठीक है। ऐसे भी लोगों को देखने में आया कि जब वो वज़ू कर रहे होते हैं तो आधे घंटे तक उनका वज़ू नहीं होता, हाथ धोया कुल्ली की, फिर दोबारा उनको ख्याल आया कि मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, फिर दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ी, फिर वज़ू करते ख्याल आया कि मैंने जगह नहीं धोई थी, शायद नल भी साफ़ नहीं है, फिर आधा वज़ू किया। ये वहम से शैतान उनको ऐसे घुमाता है कि वज़ू में उनको आधा घंटा, नमाज़ पढ़ने खड़े हुए तो घंटे भर तक वो एक सूरत पढ़ के फिर कहेंगे शायद मैंने सही नहीं पढ़ी, फिर उसको दोहराते हैं। अभी पता नहीं कौन सी रकात थी, कौन सी रकत, ये तो खैर एक आम सी गलती है, लेकिन वो इतने वहम में डाल देते हैं। तो इन सब का तो इलाज नफ्सियाती डॉक्टर्स और दवाई वगैरह से कुछ ना कुछ, वो बल्कि दवाई क्या देते हैं, वो दिमाग को माऊफ करते हैं और सुकून के नाम पर जो है ना उनको गुनूदगी की दवाइयाँ देते रहते हैं। मैं इन्हीं पर आ रहा हूँ, लेकिन मैं अगली बात मुकम्मल कर लूँ फिर उसके बाद। अच्छा अच्छा। असल जो मसला है शरई लिहाज से मैं उसकी रहनुमाई करना चाहूँगा कि वो एक बड़ा अहम मसला है कि जिन्नात और शयातीन जो इंसानों के दुश्मन हैं और शरारत करते हैं, तो उसका इलाज होना चाहिए, और उसका इलाज किसी आमिल से नहीं, किसी आलिम से, मुफ्ती से नहीं। अच्छा, उसका इलाज खुद मरीज़ अपने तौर पर कर सकता है, उससे बेहतर इलाज नहीं है। सर अगर मुझ पर किसी ने जादू कर दिया, मैं कैसे अपने हाँ, रहनुमाई तो आप लेंगे, आलिम से रहनुमाई लेंगे, लेकिन बेहतरीन इलाज क्या है कि सबसे पहले उनसे कहा जाएगा कि आप अपना वजूद और लिबास पाक रखें, ठीक है, नमाज की पाबंदी करें, हर मुसलमान के लिए, और सुबह शाम के अस्कार और दुआओं का एहतमाम करें। फिर कुछ दुआएं, कुछ जो मसनून वज़ाइफ हैं वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। मसलन सही बुखारी की हदीस है कि एक यहूदी ने, आसिम बिन लबीद यहूदी था, उसने या उसकी बेटियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया था, और उसकी वजह से आप अक्सर भूल जाते थे। फिर आपने फरमाया कि मैंने दुआ की, अल्लाह से मदद मांगी, अल्लाह ताला ने ख्वाब में मुझे पूरा दिखलाया कि 2 फरिश्ते आए और उन्होंने कहा कि जी इनको क्या तकलीफ़ है, दूसरे ने कहा जादू। अच्छा,
उसने पूछा किस चीज़ पर, कहने लगी जी वो खजूर की जड़ पर और बालों पर और एक मुजस्समे पर। उसने कहा कहाँ है ये? उसने बताया कि ज़रवान नामी कुएं में नीचे पत्थर के नीचे दबाया हुआ है। ठीक है। ख्वाब में आपको सारा मंजर दिखाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो चीज़ें निकाली गई तो देखा कि उसमें 11 गिरहें थीं। ओके। और अल्लाह ताला ने उसके इलाज के लिए 11 आयतें नाजिल फरमाई, सूरह फलक और सूरह नास। सूरह फलक की 5 आयतें, सूरह नास की 6 आयतें, 11 आयतें आपने पढ़ी और वो गिरहें खुल गई और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो असर था वो आपसे ज़ाइल हुआ। सही। कोई कितना ही दीनदार हो, नमाजी हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा ज़िक्र अस्कार और दुआओं का कौन एहतमाम कर सकता है? बेशक। लेकिन आज के दौर में वैसा जादू है नहीं। अच्छा। इल्ला माशाल्लाह कोई जो है ना कोई काफिर बनने के लिए तैयार हो तो अल्लाह की तरफ से, इसलिए कि जादू तो कुफ्र है। एक नमाज भी पढ़ता है और कहता है मैं जादू करता हूँ या जादू से कुछ कर सकता हूँ, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। हाँ, अगर जादू है हकीकत में तो उसका असर ये होता है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह ने फरमाया युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। जादूगरों ने रस्सियाँ और लाठियाँ फेंक दी और उनके दिमाग में तसव्वुर में ये ख्याल डाला जा रहा था कि ये दौड़ रहे हैं, हालांकि दौड़ नहीं रहे थे। अच्छा। उन्हें क्या नज़र आ रहा था लोगों को देखने में कि ये सांप हैं और ये दौड़ रहे हैं। लेकिन इसके बिलमुकाबिल जो मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था वो हकीकत में लाठी सांप बन कर के सबको निगल गई। तो जादू का वजूद अपनी जगह बिल्कुल बरहक है, लेकिन जादू है या नहीं है किसी के ऊपर इसका तयन कैसे होगा कि जब कभी कुरान की आयतें पढ़ें, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ें, सूरह बकरा पढ़ें, दुआएं पढ़ें तो फ़ौरन उसका रद्द अमल ये होता है आप बिल्कुल आहिस्ता पढ़ें। अच्छा। उसमें एकदम तब्दीली शुरू हो जाएगी। ओके। या तो वो लड़ेगा, मारेगा, तोड़ फोड़ करेगा या फिर जो है ना रोना, चीखना, चिल्लाना, इसलिए कि उसको बड़ी अजियत होती है अल्लाह के कलाम से। इस सिलसिले में एक वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो पेश आया, सही बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया तहज्जुद के लिए मैं उठा। अच्छा। तो देव जिन बहुत बड़ा ताकतवर आग का शोला लेकर मुझ पर हमलावर होने लगा। अच्छा। आपने फरमाया मैंने सिर्फ अऊज़ु बिल्लाहि मिनका पढ़ा। अच्छा। यानी तेरे शर से मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनका। आपने फरमाया कि वो झाग की तरह बैठ गया। अच्छा। मैंने उसके गिरेबान से उसको पकड़ा तो उसके मुंह के लुआब की ठंडक मेरे हाथों को लगी। फिर मैंने चाहा कि मैं उसको सुतून से बांध दूँ। अगर मैं मस्जिद के सुतून से बांध देता तो सुबह तुम सब देखते और मदीने में बच्चे गलियों में खेलते फिरते। इससे ये भी पता चला कि शयातीन जब शरारत करने आते हैं जिस हालत में आते हैं, इंसानी शक्ल में, किसी जानवर की शक्ल में, किसी मूजी जानवर की शक्ल में, और अगर इंसान उसे पकड़ ले फिर वो तब्दील नहीं हो सकते ना छुप सकते। जनाब अली, इंसानी आम ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर जब फ़र्क पड़ता है तो फिर औरों के साथ फिर मामलात कितने ख़राब हो सकते हैं? क्या ये नफ्सियाती मसला है? तो ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इकरा नाज़ साहिबा से इस पर मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वन सेकेंड सिटी 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब अली। हम यहाँ और आप वहाँ, और बड़ा ख़ास टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि ये साया है या ये मुझ पे जादू है या फिर मेरी सोच है या कोई नफ्सियाती मसला है। तो हम ब्रेक से पहले जो है हमारे साथ जो है मुफ्ती अब्दुल हन्नान समरूदी साहब बात आ रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कुछ सीखे समरूदी साहब। अब हम बात करें इकरा साहब, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये जो सारे मामलात हैं, साया, जादू, ये ऐसे भी तो पेशेंट्स आते होंगे, ऐसे तो लोग मिलते होंगे आपको, फिर उनके घर के मामला, सारी चीज़ें, ये कितने पेट डालती हैं? देखिए, हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम साइकोसिस बोलते हैं, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कहा जाता है, माइलोकोलिया कहा जाता है, शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। उसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं हेलुसिनेशन और डिलूजन्स की। हेलुसिनेशन जो है वो आपकी सेंसरी मोडालिटी को जो है वो चेंज करते हैं। जैसे केमिकल बॉन्डिंग हुई, दिमाग में कुछ ऊंच नीच हुई, कोई स्ट्रेसर था, जेनेटिकली भी होता है। अच्छा। तो वो सिलसिला वो फिर बाद में देखा जाता है हिस्ट्री से कि वो क्यों हो रहा है। तो वो दिमागी तौर पे केमिकल इम्बैलेंसिंग हुई, और जब वो केमिकल इम्बैलेंसिंग होती है तो उन्हें हेलुसिनेशंस होते हैं। अब हेलुसिनेशन सेंसरी भी होते हैं,
सेंसरी ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर विजुअल है तो उन्हें कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, अगर ऑडिटरी है तो उन्हें कुछ चीज़ सुनाई दे रही है, अगर वो टेक्टाइल है तो उन्हें कुछ चीज़ महसूस हो रही है, ज़बान पे टेस्ट महसूस हो रहा है, अगर वो ऑल फैक्ट्री पे है तो उन्हें जो है वो खुशबू बदबू का एहसास हो रहा है, कभी जिस्म पे कोई चीज़ चलती हुई महसूस हो रही है, तो वो हेलुसिनेशन है। डिलूजन के अंदर जो है वो शक शुबा करते हैं कि लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे दुश्मन हैं, कोई जो है वो मुझे देख रहा है, कैमरे लगा दिए हैं हर वक्त। जैसे अभी मुफ्ती साहब बात कर रहे थे कि बार बार एक वहम की बीमारी होती है जिसमें बार बार हाथ धोते हैं, भूल जाते हैं, उसे हम OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा। वो भी एक केमिकल जो है वो एक इम्बैलेंस का नतीजा है, स्ट्रेस का नतीजा है, एंजाइटी का नतीजा है, डिप्रेशन, सिवियर डिप्रेशन के बाद भी अक्सर लोगों को जो है हम OCD देखते हैं कि लोग बार बार हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, गंदगी का एहसास हो रहा है, वहम कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ पे, रिश्तों को लेके, अपने बच्चों को लेके, घर वालों को लेके। तो इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो अपनी इन तमाम जो है तफसीलात के साथ आते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि वो किस नौइयत का मर्ज है, क्या वो किसी सिवियर लेवल पे, अभी मॉडरेट लेवल पे या माइल्ड लेवल पे। ठीक है। फिर हम देखे जाते हैं कि वाकई वो पूरा डायग्नोसिस का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो पूरा डायग्नोसिस का क्राइटेरिया हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो सिम्टम्स के ऊपर हम जाके उसका इलाज करते हैं। शुरू में थोड़ी सी दवाएं दी जाती हैं। अब नफ्सियाती मसाइल के अंदर जो सबसे पहली चीज़ एक आप देखेंगे ना वो ये है कि सबसे पहले इंसान की नींद डिस्टर्ब होती है। उसकी नींद जो है ना वो कहेगा मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। अच्छा वो मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो लेटा हुआ है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही और मुझे कह रहा है मुझे अभी भी मैं लेटूंगा, हाँ, मुझे नींद और नहीं मुझे आएगी। अगर नींद आएगी भी तो ऐसा लगेगा मेरा दिमाग चल रहा है और मैं जो ना सारी रात मेरा दिमाग चल रहा है, तो मैं जब उठता हूँ तो मुझे फ्रेशनेस का एहसास नहीं होता, सोते में भी जाग रहा हूँ, मुझे ख्यालात आ रहे हैं तरह तरह के। तो सबसे पहली चीज़ जो है डॉक्टर फिर यही करता है कि भाई उनको कुछ ऐसी अद्वियात देता है कि जो है अगर नींद बहुत बिल्कुल नहीं आ रही है तो उन्हें थोड़ी सी नींद आए ताकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा सकें। फिर उसके बाद उनकी दवाओं के अंदर कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो उनके उस केमिकल इम्बेलेंस जो ब्रेन के अंदर हो रही है, न्यूरोलॉजिकली हो रही है, उसको बेहतर कर सकें। ठीक है, तो वो माउफ नहीं होते हैं, वो दरअसल बेहतरी की तरफ लाने का एक तरीका होता है और साथ साथ साइकोलॉजिस्ट उनकी थेरेपी कर रहा होता है। अच्छा। उन्हें प्रेजेंट हियर एंड नाउ में लाने की कोशिश कर रहा है कि वो वहम का से खुद ब कैसे लड़े। मतलब वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा तारी कर लेते हैं, बस उन्हें दिखाई दे रहा है, अब वो उसके ऊपर ज़्यादा डुएल इनटू कर लेते हैं। जैसे मैं बैठा हूँ मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई चीज़ गुजरी है अभी। हाँ, अब वो आपको बार बार महसूस हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गुजरा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गुजरा है। अब वो कुछ टाइम बाद जैसे मैं आपसे बोलूँ आपके सर में दर्द हो रहा है, बोलेंगे नहीं डॉक्टर साहब सर में दर्द नहीं हो रहा। मैं फिर बोलूँगी आपके हो रहा है, आप बोलेंगे नहीं। तीसरी चौथी दफ़ा मैं बोलूँगी ना, आप बोलेंगे हाँ थोड़ा सा महसूस हो रहा है। मैं बोलूँगी चाहिए दवा खा लें आप। ठीक है, तो ये कोई किसी का आपने देखा, अक्सर लोग जो है वो किसी का देखते हैं, वो कहते हैं अच्छा इसको ये फ़ायदे मिल रहे हैं, हम भी इस तरह की चीज़ तारी कर लेते हैं। उसे हम कन्वर्जन फैक्टिशियस डिसऑर्डर की तरफ थोड़ा सा ले आते हैं कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। तो हमारे पास हर नौयत के जो है ना वो मरीज़ जो है वो आते हैं। आजकल कौन से मरीज ज़्यादातर आ रहे हैं आपके पास? देखिए डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये तो टॉप पे रहते हैं हमेशा से। ज़ाहिर है हम जिस मामला ज़िंदगी में अपना सफ़र गुजार रहे हैं तो वो तो मैं 11-12 साल से देख रही हूँ एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो है वो टॉप पर है। फिर आपके बाद फिर ये साइकोसिस के क्लाइंट्स आते हैं। अच्छा मसला ये होता है, ये जो स्किज़ोफ्रेनिया का आपने नाम लिया था कि इसमें लोग क्या करते हैं, क्योंकि जैसे आपने अभी शुरू में जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उसमें कहा था कि वो समझते हैं जिन्नात हैं, लेकिन वो जिन्नात नहीं होते, वो ये मसले मसाइल होते हैं। अब होता ये है कि वो हर जगह से वो आ जाते हैं, तमाम उलमा मुफ्ती हर जगह से वो करके आ जाते हैं, डराए जाते हैं। अब वो किसके हाथ जा रहे हैं वो नहीं पता उन्हें कि वो वाकई वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, नहीं है। फिर जो है हाँ समझाने वाला। फिर उसके बाद जो है वो अब उनका मसला और ख़राब हो गया क्योंकि वो सिवियरिटी बढ़ रही है और ज़्यादा वो एंजाइटी में चले गए, और ज़्यादा जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स बढ़ गए। एंजाइटी तो कुछ नहीं रही अब उसके सामने, अब वो स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ आ गए, साइकोसिस की तरफ आ गए। अच्छा। अब वो हमारे पास आए तो वो बिल्कुल केस ख़राब होता है। फिर उनके एडमिशन्स होते हैं, उनकी दवाइयाँ चलती हैं, उन्हें एंटीसाइकोटिक इंजेक्शंस लगते हैं, उनकी थेरेपीज़ होती हैं, टॉकिंग थेरेपीज़ होती हैं। तो इट्स फुल एक मोड ऑफ आपका मेडिकेशन है, थेरेपी है, जिसमें फिर हम एक क्लाइंट को दोबारा से उसकी सोशल फंक्शनिंग की तरफ वापस लेकर आते हैं, उसकी ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आते हैं। मुफ्ती साहब कैसे पता चले, क्योंकि टॉपिक हमारा है साया जादू, कोई चीज़ कहते हैं इस पर साया है, अजीब अजीब हरकतें करता है, अच्छा भला था मेरा बच्चा, या इसकी शादी नहीं हो रही, हमें लगता है ये साया है, ये किसी दरख्त के नीचे से गुजरी थी, है रात के वक्त बाल खुले होते, परफ्यूम लगा हुआ था। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना कि भाई रात के औकात में परफ्यूम्स का इस्तेमाल ना करो, या मगरिब की अज़ान होती थी फ़ौरन घर आ जाओ, ये सब चीज़ें। और एक आ जाता जादू, ज़रा इस पर रोशनी डालें, कैसे पता चले मुझ पर जादू है, कैसे पता चले? देखिए अगर किसी शख्स पे असरात हैं, जादू है या शैतान उसके ऊपर हावी हैं, तो उसकी बीमारी एक नहीं होगी। ठीक है, जब भी उसको कोई तकलीफ़ होगी डॉक्टर जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे रिपोर्ट लेकर आएँ और देखेंगे रिपोर्ट तो क्लियर है। हाँ। ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, नज़र हसद रिपोर्ट क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इस तरह से फिर वो एक बीमारी का वो इलाज करते जाएँ तो उससे दूसरी बीमारी, फिर तीसरी बीमारी, फिर पूरे जिस्म में
सारे और टेस्ट जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया कि जब कभी ऐसे मरीज़ जिसके ऊपर जादू है, जिन्नात है, शैतान की शरारत है, आप कुछ न कहें, ऐसी सामने दूर बैठ के आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू करेंगे ना, उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, न उसको नमाज और दुआएं पढ़ने देते हैं, न उसके सामने किसी और को पढ़ने देते हैं, इसलिए कि उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। ये ऐसे ही है, नमाज का टाइम हो गया, अभी पढ़ लूँगा कि नहीं, ये तो खैर बहुत मामूली सा लफ्ज़ है ना, वो पढ़ ही नहीं सकता वो, अच्छा, इसलिए कि जादू तो कुफ्र है ना। और दूसरा ये कि जब कभी आप किसी मरीज़ को पढ़ के दम करें तो उसको इत्मीनान होता है, बीमार है, आपने सूरह फातिहा पढ़ दी, लेकिन जिस पर असरात हैं उसको पढ़ेंगे तो वो एकदम उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, निपट जाएगा। तो इस सिलसिले में बेहतरीन तरीक़ा ये है कि उस मरीज़ को सुबह शाम की दुआएं तो हर हाल में पढ़नी चाहिए, मर्ज़ हो या ना हो, एक आम मुसलमान को भी। और इस सिलसिले में देखिए, एक बहुत छोटी सी और बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, सही बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह व शाम 100 मरतबा ये दुआ पढ़ने वाले के लिए फ़रमाया कि अल्लाह ताला उसको शयातीन से महफूज रखेगा, जो सुबह पढ़ेगा तो शाम तक और शाम को पढ़ेगा। वो दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसके अलावा भी जो सुबह शाम की दुआएं हैं, वैसे तो दुआओं की बहुत सारी किताब होती है जी जी, लेकिन अरब के एक आलिम हैं, अभी कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हुआ, सईद बिन अली अल कहतानी, ठीक है, उनकी किताब का नाम है हिस्नुल मुस्लिम। हिस्नुल मुस्लिम का माना है मुसलमान की हिफाजत का बेहतरीन किला। ठीक है, इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुबह व शाम के अस्कार बताए हैं जी, उसकी पाबंदी की जाए। और इसमें अस्कार के नाम पर लोग बड़े बड़े अमलियात बताते हैं जो मुश्किल भी हैं और उसका फ़ायदा भी नहीं है, अखराजात भी बताते हैं ये, और जी जी, वो तो फिर उनके ज़ाफ़रान ले आओ, ज़ाफ़रान ले आओ और बकरे ले आओ और फलां ले आओ, ये सब चीज़ें नहीं। अच्छा, बहुत ये दुआओं की बेहतरीन किताब है, अच्छा, हिस्नुल मुस्लिम उसका नाम है। अच्छा, ये पॉकेट साइज़ में भी है, छोटी साइज़ जी में, जी जी, बड़ी साइज़ में भी है, और अरबी में और मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसका तर्जुमा है, इंग्लिश में मुख्तलिफ, और बेहतरीन किताब है। सर किसी पे साया हो जाए उसके लिए क्या करे वो बंदा? देखिए, पता कैसे चलेगा इस पे साया है? अवलन तो पहले साया को समझ लें। साया क्या मकसद है कि जिन्नात को आपके गुज़रने से या आपके होने से कोई तकलीफ़ हुई, उसने आपको सताना शुरू कर दिया। इसीलिए जो अभी आपने बात की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, जब मगरिब का वक्त होने लगे तो अपने औरतों बच्चों को घर में रोक लो। उस वक्त आमतौर पर ख़वातीन खुले बाल बाहर छत पे निकल गई या बाहर कहीं गई और साया हो गया, या किसी दरख्त के साये में बैठी, या बच्चे खेल रहे हैं, तो मगरिब से थोड़ी देर पहले यानी घंटा पौना घंटा पहले उन बच्चों को रोक लें और मगरिब के घंटे भर बाद तक न जाने दें, फिर उसके बाद रात को कहीं जाएं। दूसरा ये भी है कि बच्चे जब खेल रहे होते हैं आमतौर पर तो दरख्तों के नीचे बैठ के पेशाब कर दिया, हाँ, या ऐसे ही जो है ना कोई इस तरह की शरारत की और वहाँ पर वो उनका वजूद जो होता है जिन्नात, दरख्त को काट दिया। खैर ये तो एक ज़रूरत है। हाँ, तो अब जब उनको तकलीफ़ देते हैं ना तो फिर वो तकलीफ़ में इस तरह से सताना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर दरख्त है कहीं पर, ज़ाहिर है कि अब हमारी ज़रूरत है वहाँ पर कोई कमरा बनाना है, घर बनाना है, दरख्त को काटना है, तो वो उन्हें अंदाज़ा होता है कि भाई इनकी ज़रूरत है, वो वहाँ से कहीं और मुंतकिल हो जाते हैं। ये तो उसको कह दे, हाँ, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं बिल्कुल, उसमें कोई हरज नहीं, मैं इसको ये करने कि भाई हमें हमारी ज़रूरत है, हम दरख्त काट रहे हैं। जहाँ पर भी इंसानों की आबादी कम या आना जाना कम होता है, हमारे घर में भी कोई स्टोर या कोई कमरा है या घर की छत पर, तो वहाँ भी वो रहाइश शुरू कर देते। अगर वहाँ आना जाना ना हो, कहते हैं 40 दिन कहते थे। नहीं, ऐसी कोई ख़ास नहीं है, बस अवकत ये होता है कि जी खाली ज़मीन पड़ी थी, उन्होंने वहाँ रहाइश शुरू कर दी। अच्छा, आपने बिल्डिंग बनाई, उन्होंने कहा जी हम तो फिर भी यहाँ पर रहेंगे, वो क्या छत पर या कहीं ना कोई घर बनाना है, तलाश कर लेते। हमें अगर तकलीफ़ नहीं देते तो ठीक है। वैसे तो मतलब क्या इजाज़त ले लें, कोई भी ऐसी जगह में हम प्लॉट ले लिया, घर ले लिया, और हम वाइब्स ऐसी आती हैं, फॉर एग्जाम्पल कि वीराने में था और सब चीज़ें। उसका एक तरीका तो ये आपने फरमाया सही मुस्लिम के हदीस है कि जिस जगह सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ शयातीन जिन्नात नहीं ठहरते। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप महसूस हो कि कुछ असरात वगैरह हैं तो वहाँ सूरह बकरा की तिलावत करें ऊँची आवाज़ से, ठीक, और फिर पानी पे दम करके पानी भी छिड़क दें। अच्छा सब ये बताएं कि ये जादू, जिन्नात, असरात और जो है अमल, इनमें क्या फ़र्क क्या है मामलात में? देखिए, अल्फाज तो अलग अलग हैं, लेकिन मैंने कहा इन सब के पीछे अगर नुकसान देने वाली कोई चीज़ है तो वो शयातीन है। ठीक है। और शयातीन से बचाव के लिए बस एक ही मुख्तसर सा जुमला ये है,
आपने फरमाया जब तुम अल्लाह का ज़िक्र करते हो तो शयातीन की निगाहों के दरमियान और इंसानों के दरमियान पर्दा हायल कर दिया जाता है। सर आखिर मुझे बताएं कि किस तरह अपने आप को, बीइंग अ मुस्लिम, मतलब ज़ाहिर है हम चाहते जाते हैं, अब किस तरह अपने आप को महफूज रखें? जैसे आपने माउस्टेन का जिक्र कर दिया, बेहतरीन तरीका यही है कि बहैसियत मुसलमान के हमें अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करना होगा। तो शयातीन हमारा दुश्मन है, हमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक, नंबर 1 तो ये कि नमाज की पाबंदी, नंबर 2 सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करें, तिलावत वगैरह घरों में ज़रूर होना चाहिए। मर्द हजरात मस्जिद में शायद पढ़ लें और ख़वातीन जो है ना शायद उनको मौका नहीं मिलता तो आपने फरमाया कि अपने घरों को अपने लिए कब्रिस्तान न बनाओ। ठीक, नमाज और कुरान की तिलावत मर्दों को भी घर में करना चाहिए और आवाज़ के साथ। ठीक, और बेहतरीन दुआ जो है, जैसे मैंने भी अर्ज़ किया कि सुबह शाम के अस्कार हैं वो मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे अगर सुबह के अस्कार बैठ के पढ़ लें। ठीक है। और इसी तरीके से शाम के अस्कार असर के बाद पढ़ने चाहिए। ओके। फजर के और असर के बाद के जो अस्कार हैं उसमें जादू से, जिन्नात से, शयातीन की शरारत से, नज़र से, हर किस्म की शरारतों से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जामे वजीफ़ा बताया है। सही सही। और वो इतना लंबा चौड़ा नहीं है। लोग क्या करते हैं कि 1 लाख दफ़ा पढ़ लो, 313 दफ़ा पढ़ लो, कोई भी वजीफ़ा 100 दफ़े से ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और ये जो दुआ है 100 कहते हैं कसरत जिसे कहा जाता है। हाँ, कसरत का माना ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं पढ़ी हैं बस उनका एहतमाम करें। अच्छा ठीक। अब पता ही चला कि जी आपने कोई मुश्किल तरीन वजीफ़ा शुरू कर दिया और जो अहम दुआएं हैं वो रह गई। कुछ लोग बगैर पूछे वजीफ़े शुरू करते हैं, कहते हैं कि इजाज़त लेनी पड़ती है कि फ़िक्स बांधना, टाइम बांधना। अक्सर लोग पढ़ लेते हैं यूट्यूब पे आजकल सब। असल में वज़ाइफ़ के नाम पर जो लोगों ने मुख्तलिफ अमलियात शुरू कर दिए ना, उसमें नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, नहीं जैसे यूट्यूब पे आ गया कि भाई इस चीज़ के लिए पढ़ लें, घर में बरकत नहीं हो रही, मुझ पे जादू हो गया या ये पागलपने की दौरे, इस पे ये अमलियात सही नहीं है। गूगल कर लेते फ़ौरन से। हाँ, ये सही नहीं है। खुद देखें, हाँ, खुद अपनी तरफ से या किसी की तरफ से, हाँ, अगर ये कहे कि ये वजीफ़ा या ये दुआ कुरान से या हदीस से साबित है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने ये अमल किया है, फिर वो करें। कुछ होते हैं ना वजीफ़े होते हैं जो बंदे के हिसाब से उसकी शख्सियत को देखते हुए बताए जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, दीन सबके लिए है, ठीक है, और दुआएं सबके लिए हैं। सबसे बेहतरीन वजीफ़ा आम तौर पर, जैसे भी बात हो रही थी कि नफ्सियाती तौर पर, जहनी तौर पर लोग परेशान हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशरी से फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफ़ा बताता हूँ जो 99 बीमारियों का इलाज है और मुझे अल्लाह ने अर्श के ख़जाने में से दिया है, अर्श के नीचे जो ख़जाना है, और फरमाया 99 बीमारियों में सबसे छोटी बीमारी गम और फ़िक्र है। अच्छा, यानी गम और फ़िक्र से बड़ी बड़ी बीमारियाँ, ये वहम और ये जादू और जिन्नात, ये सब चीज़ें 99 बीमारियों का इलाज। और वो कलिमा क्या है? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अच्छा, इतना मुख्तसर सा, इसे सुबह और शाम कम से कम 100 मरतबा, और जब भी परेशानी हो इसका विर्द करें। ठीक। इसी तरीके से जो दूसरे अस्कार हैं, वज़ाइफ़ हैं, और ये हिस्नुल मुस्लिम तो नेट पर भी सर्च करेंगे तो दस्तियाब मिल जाएगी, और मार्केट में भी दस्तियाब है, और मुख्तलिफ़ लोगों ने इसके तर्जुमे किए हैं। और शायद दुनिया में कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा जो किताब छपती और शाये होती है वो यही है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी लाखों के हिसाब से हाजियों को भी देते हैं। अच्छा, और इतनी मुफीद है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बगैर हवाले के कोई बात नहीं है, हवाले के साथ हर बात का उन्होंने हवाला किया। ये इस मौके पर ये पढ़ना चाहिए, नीचे हवाला है, ये सही बुखारी का, ये मुस्लिम, या अबू दाऊद, ये फ़लाँ किताब में हदीस नंबर, हवाला नंबर। ठीक है जनाब। अच्छा, वक्त की कमी है, और डॉक्टर इकरा नासर मुझे बताएं कि जैसे लोग अक्सर बेशतर कहते हैं आपके पास आते होंगे, हमने फ़लाँ बाबे के पास चले गए, हमें किसी ने बताया था, तो ये इनको ना ये फ़लाँ दौरा पड़ता है, ये है। तो ऐसे लोग जो यहाँ से होकर आ रहे हैं, किसी सही मुस्तनद बंदे से नहीं मिले, किसी सही से रुजू नहीं किया, और फिर और केस ख़राब हो गया, तो उसके साथ फिर आप क्या किस तरह टैकल करते हैं? ज़रा देखें, जब हमारे पास कोई इस तरीके से आता है कि वो हर जगह गया है और आखिर में हमारे पास आया है, तो ऑब्वियसली केस बहुत सिवियर हो चुका होता है। तो हमारे लिए सबसे पहली कोशिश होती है कि उसकी सिवियरिटी को डायग्नोस करें, और उसका सही डायग्नोसिस के बाद देखें कि उसका तरीक़ेकार इलाज क्या है, क्या उसे एडमिशन की ज़रूरत है या वो घर में रह के इलाज करा लेगा। क्योंकि ऐसे लोग अमूमन देखा गया है कि वो फिर घर अपने आप को भी नुकसान पहुँचाते हैं और घर वालों को भी नुकसान पहुँचा के कहते हैं हमें हुक्म आया है, नाउज़ुबिल्लाह किसी का नाम ले देंगे और बोलेंगे कि उसको कत्ल कर दो। हमारे पास ऐसे भी लोग आए कि अपने आप को नुकसान पहुंचा दो, अपनी नस काट लो, ठीक है। तो वो फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या उनका घर में रहते हुए इलाज हो सकता है, हाँ, आज के दौर तो वो सही है या नहीं है। तो हमें एडमिशन करवाना है, उन्हें अस्पताल में दाखिल करा के इलाज होगा कि उनकी दवाएं चलें, टॉकिंग थेरेपी चले, साइकोथेरेपी चले, या फिर वो घर में रह के घर वाले इस चीज़ के ऊपर जो है वो नज़र रख सकते हैं कि दवाइयाँ जो हैं वो ठीक तरीके से दी जाएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये भी होता है कि ठीक तरीके से दवाइयाँ नहीं दी जाती, क्योंकि अगर किसी एक दवा का कोई रिएक्शन है तो उसको रिएक्शन को
ठीक करने के लिए भी दवा दी गई। अब घर वाले ठीक तरीके से दवा नहीं देते वो तो केस और खराब। नहीं, वो पड़ोस में आंटी थी, उन्होंने बता दिया ये दवाई खा लो, ये दवा खा लो या ये पक्की खा लो, ये कर लो, तो वो खत्म हो जाता है। तो अगर घर वाले कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एडमिशन। ओके, दैट्स ग्रेट। हमारी नफ्सियात थी आप इकरा नाज साहब, आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपसे भी हमने बात की, और जनाब मुफ्ती अब्दुल हन्नान सामरूदी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इसके ऊपर मज़ीद डिटेल बात करेंगे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, सपोर्ट करें एक दूसरे को, साथ लेके चलें। अपने मेज़बान अज़हर अली बे को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह के बाद।